नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। अंतिम समय रिवीजन का पहला पार्ट आपने देखा, जिसके अंतर्गत हमने पूरा हिस्ट्री आपका क्लियर कर दिया, जिसमें हमने प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक में बहुत सारी चीजें थी, सारी हमने कवर की। 2 घंटे का वीडियो था। बाकी बची हुई चीजें हमने कहा था आगे हम आपको करा देंगे। इसमें संविधान हमारा फोकस रहेगा, इसके अलावा भूगोल फोकस रहेगा और इसके अलावा विज्ञान फोकस रहेगा। ये 3 चीजें हमारी फोकस में रहेंगी। कोशिश हम करेंगे कि थोड़ा सा स्पीड में चलें और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छूटे ना। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 वाला, इसमें कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे करके। और बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था? इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहले कौन थे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ये नाम पूछा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है वो की गई थी। फिर चार्टर एक्ट 1813, जिसमें प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने को लेकर बात की गई थी। फिर चार्टर एक्ट 1833, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पूछा जाता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन? तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद व्यापार जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था वो इसी 1833 वाले में पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। पहले कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। फिर 1853 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा हुई। ये आपको हम बता चुके हैं सारी चीजें। ये सारी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन अधीन में आपको अधिनियम देखने को मिलते हैं। परंतु जब ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन अधिनियम की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था, उसको पदनाम दिया गया था। और भारत का जो शासन है वो कंपनी से छीनकर ब्रिटिश जो शासन है उसके अधीन जो है वो कर दिया गया था। और भारत का जो शासन है वो आप देखेंगे कंपनी से छीन करके सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया था। तो ये लाइन टू लाइन ही पूछी जाती है। उसके बाद नंबर देखने को मिलता है भारत परिषद अधिनियम 1861 वाला, जिसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी। विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी इसी 1861 वाले में हुई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 वाला जो था, इसमें आप देखेंगे तो केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसी को ही जाना जाता है। इसमें अलग से मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात जो है वो की गई थी। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 वाला, जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चंद्रफोर्ड सुधार, इसमें द्विसदना जो व्यवस्था है केंद्र में, ध्यान दीजिएगा यही क्वेश्चन बनता है। जब आपसे कहेगा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, दोनों में अंतर है। ये आपका इसी भारत शासन अधिनियम 1919 में ही आया था। फिर भारत शासन अधिनियम जो 1935 वाला था, इसमें ये जो प्रांतों में द्वैध शासन था इसको समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में जो द्वैध शासन है उसको शुरू कर दिया गया था। इन्होंने एक पॉइंट यहाँ एक्स्ट्रा लिखा है, यहाँ ऊपर जो लिखा है ना केंद्र में द्विसदनी, उसको मत याद करिएगा, केवल इतना ध्यान रखिएगा। इसको हम काट देते वरना कंफ्यूज होंगे। इसको काट देते हैं। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसकी शुरुआत जो है यहाँ हुई, और जिसको प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति का आधार अगले बोले 1935 में मिला, जहां पर प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन जो है वो शुरू हो गया। क्योंकि ऊपर जो काटा है ना, इसमें केवल व्यवस्था को लेकर बात हुई थी। एक्चुअल में केंद्र में द्वैध शासन आया 1935 में था। अगर व्यवस्था वर्ड जुड़ा हो तो आप जाइएगा 1919 के साथ। केवल इसी 1935 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था और सिंध और उड़ीसा नामक 2 नए प्रांत भी बने थे। जब बात होती है संविधान की तो आपको पता होना चाहिए कैबिनेट मिशन योजना 1946 के बारे में, जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसकी अंतिम बैठक आपसे पूछी जाती है कब हुई? 24 जनवरी 1950। इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? तो कुल 389 थी। ब्रिटिश शासन भारत से इसमें कितने लोग थे? 296 लोग थे। देसी रियासत से 93 लोग थे। महिला सदस्य इसमें कुल 15 थी। और इस बात को समझिए, ये सारी जो बातें लिखी है ना, ये भारतीय संविधान सभा के बारे में है। भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को पास हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था और 22 जनवरी 1947 को यह पारित भी हो गया था। पदाधिकारी की बात करें तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन? तो मुखर्जी जी, H.C. मुखर्जी जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन? संवैधानिक, तो आप कहेंगे B.N. राव। इतनी चीजें तो आपके हर हाल में दिमाग में छपी होनी चाहिए। बात करते हैं हम संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, जिसमें संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इसके अलावा संचालन समिति ज्यादातर पूछा जाता है, नियम समिति पूछा जाता है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी जो समिति है, प्रांतीय संविधान समिति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गठन इन्होंने किया था 29 अगस्त 1947, 7 इसमें टोटल सदस्य थे। उसके बाद बात करते हैं भारत के संविधान को लेकर, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसको पारित किया गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। समय कितना लगा था निर्माण में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितनी अनुसूची? 8 अनुसूचियां। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 465 अनुच्छेद हैं। अब बात करते हैं संविधान के स्रोत की, कौन से संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया है, जिसमें सबसे पहला आप देखेंगे ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता लिया गया है और विधि का शासन भी लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आप देखेंगे तो मूल अधिकार लिए गए हैं और न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, और महाभियोग जो है वो भी यहाँ से लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कनाडा से देखेंगे तो संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है, अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। आयरलैंड से सबसे ज्यादा पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, जर्मनी से जामुन का पेड़ जोड़ लीजिए, जामुन के पेड़ पर आप गिर गए, आपातकाल आ जाएगी। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके अलावा एक पता होना चाहिए आपको कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है जोड़े गए हैं। इसमें जोड़े गए हैं उद्देशिका या प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। और केशवानंद भारती बनाम जो विवाद था 1973 वाला, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। और के एम मुंशी ने क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री कहा है के एम मुंशी ने। बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की अनुकृति से जो है ये लिया गया है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, राष्ट्रीय पुष्प कमल का, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इतने हैं राष्ट्रीय प्रतीक। नए राज्यों के गठन को लेकर के अगर बात होगी तो सबसे पहला आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, 1 अक्टूबर की तारीख थी। बाकी सभी नहीं याद रखने आपको, पहला याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे आखिरी याद रख सकते हैं यहाँ से, उत्तराखंड से ले छत्तीसगढ़ से याद रखिए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों के सन 2000, 2000, 2000, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, और तेलंगाना सबसे आखिरी में 2 जून 2014। तो ये आपको सन पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनता कैसे है कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। कब? 1953। अभी मैंने बताया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब? 1953। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और 2 अन्य सदस्यों में पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू का नाम भी देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? यूपी का गठन हुआ 1950 को, 24 जनवरी 1950। पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अब बात करते हैं मूल अधिकार की लेकर के। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं और भाग 3 में आते हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। तो इतने आपको जो मूल अधिकार हैं टोटल संख्या 6 देखने को मिलती है। और आपको ये पता है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 के तहत, 300 का जो है उसके तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार जो है वो बना दिया गया है। मूल अधिकार जो है उसके संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 32 अनुच्छेद है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये रिट कौन सी हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध,
अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण। ध्यान दीजिएगा, दो आर्टिकल है, एक अनुच्छेद 32 है और दूसरा उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 है। यहाँ पर उच्च न्यायालय को संबोधित किया जाता है और अनुच्छेद 200 जो 32 है उसमें उच्चतम न्यायालय को। और अगर आपातकाल लग जाता है तो ऐसी कंडीशन में अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य को लेकर के। मूल कर्तव्य कौन से भाग में? भाग 4 का में है, अनुच्छेद 51 का में है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। बात करते हैं अगर इसके बारे में, तो 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर जो है वो देता है और माता पिता या संरक्षक के कर्तव्य का भी प्रावधान होता है। तो ये 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन से जुड़ा है। प्रारंभ में एक्चुअल में मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 10 थी और अब वर्तमान में 11 है। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना वो इसी संविधान संशोधन से जुड़ा है। एक्चुअल में ये भी समझिए कि मूल कर्तव्य थे ही नहीं, जोड़े किसके सिफारिश पर गए? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का पहला नागरिक होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति भी होता है। ये तीनों पॉइंट पता होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है और गैर वाद योग्य अर्थात न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। उद्देश्य होता है इसका लोक कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से 51। राष्ट्रपति के बारे में 3 पॉइंट अभी मैंने बताया, इनके बारे में बाकी सारी बातें बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति की पद अवधि कितने साल की होती है? 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक हो, 35 साल की एज कंप्लीट कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए भी योग्य हो। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है, अगर नहीं है उस कंडीशन में उच्चतम न्यायालय जो है उसके उपलब्ध जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो भी दिला सकते हैं। वैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करते हैं तो कौन से आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 61 में आता है। किसके द्वारा लाया जा सकता, कहां पर लाया जा सकता है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पारित कैसे होता है? तो दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित होता है। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यह पारित होता है। यह आंकड़ा याद रखिएगा, 2/3 बहुमत, और ये आर्टिकल याद रखिएगा 61। और वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। जितने लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। बाकी उम्मीद करते हैं जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यही दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं राष्ट्रपति में भी। शपथ की बात करते हैं, कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कार्यकाल उपराष्ट्रपति का कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्र होता है। त्याग पत्र किसको देता है उपराष्ट्रपति? अपना राष्ट्रपति को देता है। योग्यता उपराष्ट्रपति की क्या होती है? भारत का नागरिक, 35 साल की एज, और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। जैसे राष्ट्रपति में आपने देखा था लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, अंतर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन आता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री आता है, कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और उप मंत्री आते हैं। ये 4 प्रकार के मुख्यमंत्री सब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को हटाया कैसे जा सकता है? लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव ला करके केंद्रीय मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होता है? तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसका मेन आकार होता है। कौन से संविधान संशोधन में ये बात कही गई है? तो 91वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। महान्यायवादी की बात करते हैं, आर्टिकल 76 में आते हैं। नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की राष्ट्रपति करता है।
परिचय क्या होता है? ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार। योग्यता क्या होती है महान्यायवादी की? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की होती है। कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। अधिकार क्या होता है? भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं होता है। बात ध्यान रखिएगा। अगला आप देखते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद कौन सा? 148। कार्य क्या होता है इसका? केंद्र और राज्य सरकारों के लेखा जोखा का परीक्षण करता है। ये रिपोर्ट किसको देता है? ये अपनी राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है। नियुक्ति इसकी कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। देखिए, नियुक्ति भी यही कर रहा है और रिपोर्ट भी अपनी राष्ट्रपति को ही दे रहा है। कार्यकाल इसका कितना होता है? या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, इनमें से जो पहले कंप्लीट हो जाए। सेवानिवृत्त के बाद भारत राज्य सरकार के अधीन किसी पद का ये पात्र नहीं होता। अच्छा, जब आपका रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद, बाकी 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो जाए। आर्टिकल जरूर ध्यान रखिएगा 148। अब यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है संसद। वो जो हमारा अभी पहले चल रहा था वो आपका समाप्त हुआ। संसद के अंग की बात करते हैं तो संसद के 3 अंग, राज्यसभा, उच्च सदन, लोकसभा, निम्न सदन, राष्ट्रपति, ये 3 अंग में आते हैं। राज्यसभा आर्टिकल कौन सा है? सरला ट्रिक जानते हैं ना, उसी से याद रखिएगा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आता है। गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बैठक इसकी 13 मई 1952 को हुई थी। उच्च सदन कहते हैं, आप सभी को पता है। गठन भी वैसे याद रख सकते हैं। सदस्य संख्या जो है वो निर्धारित 250 थी, वर्तमान में 245 है राज्यसभा में, जिसमें से वर्तमान में 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। निर्धारित 250 थी। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु, राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 साल होती है। सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसका पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। पहले सभापति राज्यसभा के कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि मैंने बताया कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, यही एक्चुअल में आपके पहले मतलब यही आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो पहले उपराष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो इसलिए राज्यसभा के सभापति भी यही हो जाएंगे। राज्यसभा की बात करते हैं। लोकसभा की, लोकसभा का अनुच्छेद 81 और निम्न सदन कहते हैं इसको। सदस्य संख्या इसमें निर्धारित 550 की गई थी, जिसमें से वर्तमान में 543 है। देखिए, निर्धारित जो की गई थी इसमें 530 राज्यों से 20 संघ राज्य क्षेत्रों से थे, परंतु वर्तमान में 524 राज्यों से हैं और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। निर्वाचित सदस्यों के लिए इसमें न्यूनतम एज कितनी चाहिए होती? 25 साल। कार्यकाल इसमें 5 साल। पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है सदनों की, उसका अनुच्छेद कौन सा है? 108 अनुच्छेद है। क्यों होता है कि तो किसी विधेयक पर अगर किसी प्रकार का मतभेद हो जाए, इसलिए दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और कौन अध्यक्षता करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कई बार बता चुके हैं। विधेयक ये साधारण बहुमत से पारित होता है। नहीं बुलाई जा सकती किस संदर्भ में? संविधान संशोधन विधेयक की दशा में इसको नहीं बुलाया जा सकता। अब तक कितनी बार बुलाया गया संयुक्त बैठक? तो 3 बार अब तक बुलाई गई है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, धन विधेयक। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में आता है। इसका निर्णय कौन करता है? धन विधेयक का लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। इसको किसमें पेश किया जाता है? तो इसको लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा इसको रोक सकती है कितने दिनों तक? अधिकतम 14 दिनों तक केवल इसको रोक सकती है। बात करते हैं वित्त समितियों की, तो वित्त समितियों में प्राक्कलन समिति आती है, लोक लेखा समिति आती है और लोक उपक्रम समिति आती है। ये सब पढ़ा चुके हैं, केवल रिवाइज करा रहे हैं, इसलिए केवल एक ही बार में एक चीज को हम पढ़ेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। कुल सदस्य संख्या टोटल प्राक्कलन समिति में 30 है, जो केवल लोकसभा से है। यहाँ पर लोक लेखा समिति में कुल सदस्य संख्या 22 है, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। और लोक उपक्रम समिति में कुल सदस्य संख्या 22 है, जिसमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। वित्त समितियों के कितने कितने सदस्य हैं। जब बात होती है न्यायपालिका की, उस कंडीशन में आपको पता है कि एकीकृत न्याय प्रणाली देखने को मिलती है, जिसमें सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, उससे ऊपर उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे पहले बात करते हैं उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कौन से आर्टिकल में आता है सुप्रीम कोर्ट? तो 124। मैंने बताया ना, 24 घंटे एक नंबर की कोर्ट आपके लिए काम करती है। 124 आर्टिकल। गठन की बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था सर्वोच्च न्यायालय का? 26 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें से 33 न्यायाधीश हैं और एक आपका मुख्य न्यायाधीश है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु सुप्रीम कोर्ट की 65 साल होती है। न्यायाधीश नियुक्ति के लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय जो होता है यानी कि हाई कोर्ट जो है, उसमें कम से कम आपने 2 या 2 से
अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश का काम कर रहे हैं, यानी अनुभव होना चाहिए। या फिर उच्च न्यायालय ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता आप रह चुके हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो मेन 2 चीजें ध्यान रखने वाली हैं, 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक अधिवक्ता। न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करते हैं तो कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर। ये नया पॉइंट है। कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम में आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश भी आते हैं, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी आते हैं। तो यही सिफारिश देते हैं जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनको चुना जाता है। राष्ट्रपति जो है इनको चुनता है। राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यायाधीश को हटाया कैसे जा सकता है उनके पदों से? तो अगर हटाने को लेकर के बात करें तो उनके ऊपर किसी प्रकार की असमर्थता या सिद्ध कदाचार आ जाए तो ऐसी कंडीशन में संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए होता है। अधिकतर जो है ये हिस्सा पूछा जाता है, कितना बहुमत? 2/3 बहुमत। इतनी चीजें आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पता होना चाहिए। बात करते हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट नीचे होती है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर होती है। आप देखिए इसका आर्टिकल क्या है? 214 है, उसका क्या था? 124 था। यानी कि केवल शुरुआत की 2 संख्याओं को आगे पीछे कर देंगे तो दोनों के आर्टिकल आपको याद रहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं उच्च न्यायालय की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, तो टोटल 25 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है उच्च न्यायालय की? तो राष्ट्रपति करता है। और कॉलेजियम की सिफारिश पर यहां पर भी होती है, ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति तो कर रहा है पर यहां भी कॉलेजियम की सिफारिश है। न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। अंतर है यहाँ पर, वहां पर राष्ट्रपति शपथ भी दिला रहा था, नियुक्ति भी कर रहा था, पर उच्च न्यायालय में ऐसा नहीं है। शपथ दिलाने का काम संबंधित राज्य का राज्यपाल कर रहा है, केवल ये नियुक्ति का काम कर रहा है राष्ट्रपति। अब न्यायाधीश नियुक्ति के लिए अर्हता क्या है? नागरिक होना चाहिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 साल तक आप न्यायिक पद पर धारण कर चुके हो, किसी उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 साल तक आप काम कर चुके हो। न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल होती है उच्च न्यायालय की। हटाया कैसे जा सकता है न्यायाधीश को हाई कोर्ट के? तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। इसमें कितना हिस्सा नहीं लिखा है, केवल लिखा है संसद के प्रत्येक सदन से बहुमत पारित किया जाता है, उससे आप हटा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अब राज्यपाल की तरफ। राज्यपाल की जब बात होती है तो नियुक्ति करता कौन राज्यपाल की? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 साल होता है। शपथ इसको कौन दिलाता है राज्यपाल को? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये शपथ लेता है। अभी उच्च न्यायालय के ऊपर भी बात की, उसको कौन शपथ दिला रहा था? राज्यपाल। और राज्यपाल को कौन दिला रहा है? ये तो आपस में एक दोनों का संबंध है। अर्हता भारत का नागरिक, और एज यहाँ पर ध्यान रखिएगा 35 साल की एज मांगी जाती है। 35 साल की आयु आपने पूरी कर ली हो। राज्य मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद जो है इसमें आपका क्या होगा? इसके प्रमुख के रूप में आपके मुख्यमंत्री होते हैं। नियुक्तिकर्ता और शपथ प्रदाता जो है वो राज्यपाल होते हैं। और राज्य मंत्रिपरिषद में कार्यकाल जो होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। जो मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। और इस मुख्यमंत्री को शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाता है। और ये अगर त्यागपत्र की बात होती है तो किसको देता है? राज्यपाल को ही त्यागपत्र देता है। इसके अलावा आकार की बात करें तो राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक आपको होनी चाहिए संख्या, परंतु 12 से कम नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं कि कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने क्या मंत्री रह सकता है? तो अधिकतम वो रह सकता है, परंतु 6 माह तक रह सकता है। ये राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपका राज्य का महाधिवक्ता। ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये 165। अगर आपसे कहा जाए राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। जैसे वहां पर केंद्र सरकार में आपका अलग होता है, राज्य में आपका महाधिवक्ता होता है। कार्यकाल इसका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। नियुक्तिकर्ता राज्यपाल ही होता है। अब बात करते हैं राज्य विधानमंडल के अंग, क्योंकि हमने जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर बात कर लिया, लोकसभा विधानसभा इन सब की। अब राज्य की जब बात होती है तो 3 भाग में बटा होता है, एक राज्यपाल, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। विधान परिषद सभी जगह नहीं होती है द्विसदनीय व्यवस्था, पर बिहार में है। तो ध्यान रखिएगा, यदि है तभी लिखा है, यदि हो तो। इस तीनों में से सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा जो है ये सदस्य की आर्हता क्या होती है? 25 साल की एज आपने कंप्लीट कर ली हो। विधानसभा में सीटों की संख्या अधिकतम आपकी 500 सीट हो सकती है और न्यूनतम आपकी 60 सीट हो सकती है। आपको यूपी की अगर बात करें कितनी है, तो 403 सीटें, सर्वाधिक सीटें हैं यूपी में। और सबसे कम सीटें कहां पर हैं? तो आपकी सिक्किम राज्य में है सबसे कम सीटें। अपवाद के स्वरूप में यह भी बताया गया है कि सिक्किम में 32 सीटें हैं, जबकि मिनिमम सीट को लेकर के 60 सीटें बात की गई हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 32 सीटें गोवा में और मिजोरम में
नहीं, अब सिक्किम में 32 सीटें हैं, गोवा और मिजोरम में 40 सीटें हैं। ये दोनों अपवाद हैं न्यूनतम सीटों को लेकर के। सदस्यता समाप्त कब हो जाती है? सदन की बैठकों से बिना अनुमति लगातार अगर 60 दिनों तक अनुपस्थिति रहे तो विधानसभा से आपकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये था विधानसभा के बारे में। विधान परिषद कहीं-कहीं होती है, मैंने बताया, तो उसके लेकर के एक ट्रिक है ना, तू भी मजा कर करके कई बार बता चुके हैं। वो सब आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी बात करते हैं विधान परिषद की। सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3 होती है। न्यूनतम कितनी होती है? 40 से कम नहीं होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है। सदस्य बनने के लिए एज कितनी चाहिए होती? 30 साल चाहिए होती। उसमें आप देखेंगे तो एज कितनी चाहिए थी? 25 साल। यहाँ पर जो टाइम पीरियड था वो सेम वैसा ही है जैसे लोकसभा विधानसभा में ना, एक में 5 एक में 6, वैसे ही यहाँ भी 6 साल है। ठीक, आगे ये जो विधान परिषद है ये आपका एक स्थायी सदन है। जैसे वहां पर राज्यसभा एक स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर विधान परिषद युक्त राज्यों की देखें नाम भी लिखे हुए हैं जिसमें कौन कौन से हैं। यूपी में आपका विधान जो परिषद है जहां पर 100 सीटें हैं। बिहार आपको पता होना चाहिए 58 सीटें हैं। महाराष्ट्र आपका 78 सीटें, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 58 और तेलंगाना 40। तो इसी में ट्रिक देखेंगे, तू भी मजा कर। ता से तेलंगाना हो जाएगा, यू से यूपी हो जाएगा, बी से बिहार हो जाएगा, भी से वहां से इसी प्रकार महाराष्ट्र हो जाएगा, और मजा आ से आंध्र प्रदेश हो जाएगा और कर से कर्नाटक हो जाएगा। ऐसे करके याद रख सकते हैं। केवल इतने ही राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। संविधान के संशोधन को लेकर के बात करते हैं। भाग 20 में लेकर बात की गई है, आर्टिकल 368 है। अगर हम बात करें इतना बहुमत चाहिए होता है संविधान संशोधन को लेकर के, तो सदस्य जो होते हैं उनके कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए होता है पारित होने के लिए। ये आंकड़ा याद रखिएगा। अगर विधानमंडल की मंजूरी की बात करें तो कम से कम आधा राज्य की विधानमंडल की मंजूरी भी आवश्यक होती है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया है, जीएसटी परिषद है, ये कुछ आप कहेंगे टॉपिक हैं जिनके लिए चाहिए होती है। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य भी नहीं होता है। अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन की बात होती है तो सबसे पहले पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक कौन? तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन को जो है वो जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन को किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है पंचायती राज प्रणाली, पहला पॉइंट। दूसरी चीज देखने को मिलती है नगरीय स्वशासन प्रणाली। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पंचायती राज प्रणाली के बारे में। पंचायती राज प्रणाली की जब बात होती है तो इसका जो शुभारंभ है वो आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसी के बारे में अगर बात करें कि इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला पंचायती राज प्रणाली को, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको 1993 से लागू किया गया 24 अप्रैल, इससे इसको संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती राज प्रणाली की अगर बात करें तो इसमें कितने स्तर होते हैं? तो इसमें एक ग्राम स्तर होता है जो ग्राम पंचायत स्तर कहेंगे आप इसको, दूसरा खंड पंचायत होता है और तीसरा आपका जो है यहाँ पर जिला पंचायत होता है। तो पंचायत देखते हैं गांव में यही 3 भागों में बटा होता है। पंचायती राज प्रणाली में कुल कितने विषय हैं? तो 29 कुल विषय हैं। आपको ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ऐसे करके, क्योंकि ये जो संविधान संशोधन है ना, इसी के द्वारा ही तो आपका जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची, तो उसमें भी पूछ लिया जाता है कितने विषय, या पंचायती राज प्रणाली में कितने विषय, तो 29 विषय। दोनों आधार पर सेम आंसर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस पंचायती राज प्रणाली को जो है वो शुरू किया गया है किसकी सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है इसको शुरू किया गया है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं नगरीय स्वशासन प्रणाली की। नगरीय स्वशासन प्रणाली में कुल कितने विषय हैं? टोटल 18 विषय हैं और यही 18 विषय आपकी 12वीं अनुसूची में भी है। मैंने बताया कि जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन से जुड़ी है और जो 12वीं अनुसूची है वो इस संवैधानिक दर्जा जो इसको मिला है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, जिसको 1 जून 1993 से लागू किया गया है। यही आपका 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। इसमें कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। अब बात करते हैं स्तर को लेकर के, तो नगरीय स्वशासन प्रणाली में नगर पंचायत आपका आता है, नगर पालिका आपकी आती है और नगर निगम आता है। यहाँ पर जो है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, और जब ग्राम की बात होती है तो ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला पंचायत। अंतर साफ साफ समझ में आपको आ रहा है। अब बात करते हैं पंचायती राज से संबंधित जो प्रमुख समितियां हैं उसको लेकर के। तो सबसे पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जिसका समय है 1957। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती को लेकर के सुझाव दिया था।
त्रिस्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली है, इसमें त्रिस्तर कौन कौन से हैं, तो एक है आपका ग्राम, दूसरा है आपका खंड और तीसरा है आपका जिला पंचायत। उसके बाद बात करते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है वो आपकी कब आई थी, तो वो 1977 में आई थी। इसने क्या प्रमुख सुझाव दिया था, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लेकर के सुझाव दिया था। इसमें कौन कौन से द्विस्तर हैं, एक खंड पंचायत है और एक आपका जिला पंचायत है। ये अशोक मेहता समिति ने दिया था। समय भी ध्यान रखिएगा और कोई भी चीज इसमें छोड़ने वाली नहीं है, मैं वही वही यहाँ बता ही रहा हूँ जो ऑलरेडी छटा छटाया हुआ है। इसके बाद तीसरी समिति है जेवी केशव समिति जो 1985 में आई थी। उसके अलावा 1986 में आई लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, 1986 में ही आई थी। इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति की सिफारिश पर दिया गया था। ये कई बार पूछा भी जाता है, ऊपर की तीनों पूछी जाती हैं, ये भी पूछी जाती है। उसके अलावा पी के थुंगन समिति जो आप देख रहे हैं, ये आई थी 1988 में। तो ये कुछ समितियां थी जो पंचायती राज से संबंधित आपकी थी। पंचायती राज जो और इस नगर निकाय, इसके बारे में अगर कुछ पॉइंट की बात करें तो मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है, तो 21 साल। निर्वाचन कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, बिल्कुल 1/3 सीटें आरक्षित हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है और वित्त की सिफारिश जो है वो राज्य वित्त आयोग करता है। कहाँ कहाँ नहीं है पंचायती राज व्यवस्था, तो उसमें वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में नहीं है। अब बात करते हैं वित्त आयोग को लेकर के। वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में आता है, 280 अनुच्छेद में आता है। गठन इसका किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। वित्त आयोग रिपोर्ट किसको देता है, अपनी राष्ट्रपति को देता है। सलाह मानना बाध्यकारी नहीं होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वित्त आयोग जो है कार्य सुझाव क्या देता है, तो संघ और राज्य के मध्य करों के बंटवारे के संबंध में जो है ये आपका सुझाव देता है। राज्य को अनुदान सहायता के संदर्भ में भी वित्त आयोग जो है वो देता है। संरचना इसकी क्या है, तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष में बात करें तो पहला अध्यक्ष थे केसी नियोगी, 12वें थे सी रंगराजन, 13वें थे विजय केलकर, 14वें थे रेड्डी जी और 15वें यानी वर्तमान के हैं एन के सिंह। तो पहले पता होना चाहिए केसी नियोगी और वर्तमान के पता होना चाहिए एन के सिंह। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये भी चीज को समझिए, अभी मैंने एक जस्ट क्वेश्चन देखा, उसमें वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष थे, किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कौन से नंबर के थे, तो 15वें वित्त आयोग थे। ये भी मैंने लिख दिया है जस्ट अभी, ये क्वेश्चन जो है वो किसी पेपर का आया हुआ है। अब बात करते हैं हमारा अगला पॉइंट जो कि है निर्वाचन आयोग। कौन से आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद 324 में आता है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये किससे बना हुआ है निर्वाचन आयोग, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचक आयुक्तों से मिलकर के ये बना हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं निर्वाचन जो आयोग है इसका जो अधिकार है वो कैसा है, मतदान का अधिकार, तो मतदान का अधिकार एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अगर मैं आपसे कहूं कि 61वां संविधान संशोधन था 1988 वाला, इसमें किसको लेकर के बात की गई, तो मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। कौन से अनुच्छेद, कौन से संविधान संशोधन में, 61वें संविधान संशोधन में है। अगर कहें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर के कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका 6 वर्ष या 65 साल में से जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो है इसकी राष्ट्रपति करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर के। अगर बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग का जो चुनाव है वो कौन कराता है, नहीं मतलब इसका काम क्या होता है निर्वाचन आयोग का, तो चुनाव कराने का काम होता है। किसका किसका चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, लोकसभा राज्यसभा का, विधानसभा विधान परिषद का। और अगर बात करते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर के, तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो कौन थे, तो आपको पता है सुकुमार सेन थे, कई बार क्वेश्चन पूछा होगा। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये क्वेश्चन नया है, रमा देवी, वीएस रमा देवी। वेतन भत्ते और जो लाभ मिलते हैं वो आपका सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं सेम उसके समान मिलते हैं। तो ये चीजें थी जो कि आपको पता होना चाहिए निर्वाचन आयोग से संबंधित। अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है आपात उपबंध, जो कि भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 में है। अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर के, तो घोषणा अब तक कितनी बार हो चुकी, 3 बार हो चुकी, 1962, 1971 और 1975। क्यों लगता है आपातकाल, तो 3 कारणों से, या तो युद्ध होगा, या तो बाह्य आक्रमण होगा, या तो सशस्त्र विद्रोह होगा। और एक संविधान संशोधन है, वो संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन, जिसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वां संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द को
रिप्लेस कर दिया गया है। पहले यहाँ पर आंतरिक अशांति हुआ करता था, 44वें संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रिप्लेस कर दिया गया है। अगर बात करते हैं घोषणाकर्ता कौन है इस आपात की, तो राष्ट्रपति जो है वो घोषणा करते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर करता है। अगर बात करते हैं वित्तीय आपातकाल को लेकर, देखिए एक चीज ये भी समझिए कि जो ऊपर ये हमने बात की ना, ये राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर के बात की है। ये जो ऊपर वाली सारी बात ये की ना, कारण क्या है, या 3 बार अब तक जो लग चुका है, तो ये तीनों ही बातें हमने राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर के ही जो है वो की हैं, कि अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका लग चुका है, क्योंकि तीनों टाइप अलग अलग है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ समाप्त हुआ। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की जब बात करते हैं तो आर्टिकल कौन सा है, 356 है। क्यों लगता है, क्या कारण है? इसका कारण है राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, राज्य में जब विफल हो जाता है। आपातकाल की उद्घोषणा का जो है संसद के द्वारा इसमें अनुमोदन होता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है उसके अंतर्गत अगर बात करें तो क्या सारी चीजें होती हैं, उसको देखने से पहले तीसरा भी देख लेते हैं, जो कि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में आता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपातकाल की उद्घोषणा होती है उसका संसद के द्वारा अनुमोदन होता है, उसमें क्या पॉइंट होते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में आपका क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर, और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की दशा में क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर ये अनुमोदन आपका चाहिए होता है संसद से। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को लेकर के। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और जो 24वां संविधान संशोधन 1971 वाला हुआ था, इसमें संसद को यह अधिकार मिल गया था कि वो संविधान के किसी भी भाग, मूल अधिकार तक में भी संशोधन कर सकती है। फिर 35वां संविधान संशोधन इतना कुछ खास नहीं है। 42वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1976 वाला। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ऊपर छोड़े ना 35-36 दोनों सिक्किम से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। मूल कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन से भाग 4 का में जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 51 का के तहत नीति निर्देशक तत्व में जो है इनको जोड़ा गया है। इसको जोड़ा गया है तो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया है। आर्टिकल 39 का में जोड़ा गया है, और उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना ये भी जोड़ा गया है, 43 का में जोड़ा गया है। तो ये दोनों चीजें किसमें जोड़ी गई, नीति निर्देशक तत्व में जोड़ी गई इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और नीति निर्देशक तत्व में क्या जोड़ा गया है, तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 48 का में जो है ये जोड़ा गया है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी जो है वो है, और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। बाद में इसको रिवर्स भी तो कर दिया गया था, आप ये मत याद रखिए, याद रख सकते हो, याद कर लीजिएगा, बाद में इसको वापस से संशोधित भी कर दिया गया था। मेन ये याद रखिएगा, पर्यावरण का संरक्षण वाला। 44वां संविधान संशोधन जो है, इसमें पुनर्विचार याचिका को लेकर के जो है वो जोड़ा गया है। और ये देखिए, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर फिर 5 कर दिया गया था। देखिए पहले क्या किया गया, 5 से बढ़ाकर 6 किया गया 42वें वाले संविधान संशोधन में, पर 44वें में वापस से इसे फिर 6 से 5 कर दिया गया, वर्तमान में 5 ही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह ये पूछा बहुत जाता है, और राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकालीन लगा सकता है। और संपत्ति के अधिकार को, ये तो आपको पता ही है, मतलब एवरग्रीन क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या है, दल बदल विरोधी कानून जो है वो जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची में। 61वां संविधान संशोधन 1989 की बात करें तो लोकसभा और विधानसभा में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई है, बहुत पूछा जाता है। और 69वां संविधान संशोधन 1991, मैंने बताया दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का जो दर्जा मिला है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इसको भी इसी 1991 69वां संविधान संशोधन से मिला है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, जहां पर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ट्रिक क्या है इसकी, नमक 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं 8वीं अनुसूची में। 66वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपका 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 का के तहत। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख
और शिक्षा का उपबंध जो है वो भी इसमें किया गया है इसी 86वें संविधान संशोधन में। और आपका 11वें मूल कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने का माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया है। ये पूछा जाता है 11वां मूल कर्तव्य। 89वां संविधान संशोधन, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था से संबंधित है। और 91वां संविधान संशोधन है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता। ये परसेंटेज एक बार पूछा जा चुका है, कितने परसेंट। 92वां संविधान संशोधन, 4 भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। अब कुल संख्या 22 हो गई है इस संविधान संशोधन के बाद, और वर्तमान में भी 22 ही हैं। जो कार्जेलियम प्रणाली बताई थी ना अभी ऊपर सलाह के लिए, वो इसी 99वें संविधान संशोधन में जो है इसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसकी व्यवस्था को लेकर के बात की गई है। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण से संबंधित है। 101 संविधान संशोधन जो है जीएसटी को लेकर के, वस्तु और सेवा कर जीएसटी, 101 संविधान संशोधन। 102 जो संविधान संशोधन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने को लेकर के है। 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की अगर बात करते हैं तो जो ईडब्ल्यूएस के लिए बात की गई ना, 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में, वो 103 संविधान संशोधन है। 104वां संविधान संशोधन 2019 जो है, इसमें क्या है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 साल 2030 तक बढ़ाया गया है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए किसमें, लोकसभा और राज्य विधानसभा में। और आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को भी इसी में समाप्त किया गया है। जो 2 आंग्ल भारतीय जोड़े जाते थे ना, उसको यहाँ समाप्त कर दिया गया। और 105वां संविधान संशोधन, इसमें पिछड़े वर्ग की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया है। राज्यों से अधिकार 102वें संविधान संशोधन के द्वारा छीन लिया गया था। संविधान में कुल कितने भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं, जिनके नाम में पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, दूसरे में नागरिकता 5 से 11, तीसरे में मौलिक अधिकार 12 से 35, चौथे में नीति तत्व 36 से 51, और 4 काम में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का, 5वें में संघ आता है 52 से 151, छठे में राज्य आता है 152 से 233, 7वें में निश्चित है, 8वें में संघ राज्य क्षेत्र है, 9वें में पंचायत आती है 243 से 243 जुड़ा, 9 काम में नगर पालिकाएं आती हैं, इसमें आपका 243 तास है याद छाता करके, और खा वाले में सहकारी समितियां आती हैं, याद करने वाला है। 10वें में अनुसूचित जनजाति आती हैं, संघ और राज्यों के बीच संबंध 11 में है। 12वें में वित्त आयोग है, आपको पता है वित्त आयोग को लेकर के पूछा गया था ऊपर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर। 13वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 भी नहीं है, 14 का भी नहीं है। 15 इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग 324 से 329 भाग 15 में है। 16 में कुछ वर्गों के संदर्भ में विशेष उपबंध है। 17 में आपका इंपॉर्टेंट है राजभाषा 343 से 351। 18 आपका इंपॉर्टेंट है आपात उपबंध 352 से 360। 19 बेकार है। 20 इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन 368। 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है 369 से 392। और 22 में संक्षिप्त नाम है प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पार्टी, ऐसा कुछ खास नहीं। तो जितने हाईलाइट किए वो तो याद करने, और स्टार्टिंग के 5-6 जो है वो तो याद ही होने चाहिए। अब बात करते हैं अनुसूचियों को लेकर। तो 12 टोटल अनुसूचियां हैं, जिसमें से आप देखेंगे लास्ट की आपको पता होना चाहिए। देखिए वैसे सारी पता होना चाहिए, क्योंकि अनुसूचियां तो पूछी जाती हैं। पहली में राज्य और राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी में जो है इन सभी के जितने भी अलग अलग पद हैं उनके लेकर के वेतन भत्ते और पेंशन को लेकर के बात की गई है। अगर आप केवल इतने भाग पर हिस्सा को फोकस करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। वेतन भत्ते और पेंशन को लेकर दूसरे में है। तीसरे में क्या है, तीसरे में शपथ है। मैंने बताया था ना 3 शपथ 3 शब्द हैं, तो तीसरी अनुसूची ऐसे याद रख सकते हैं। चौथे में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 5वें में प्रशासन और नियंत्रण है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का। 6ठे में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है वो है। 7वें में इन शक्तियों के विभाजन को लेकर के बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 7वां बेहद महत्वपूर्ण है, 7वां बेहद महत्वपूर्ण है। और 8वें की बात करते हैं तो उसमें 22 भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में ये चारों पता होना चाहिए, 9, 10, 11, 12 तो चारों पता होना चाहिए। 9वीं अनुसूची जिसमें कुछ अधिनियम और विनियमों का बात की गई है। 10वीं में दल बदल की बात की गई है। 11वीं में पंचायती शक्तियों की बात की गई है और 12वीं में नगर पालिकाओं की शक्तियों को लेकर बात की गई है।
अब जो इसमें अनुच्छेद दे रखे हैं वो लगभग हमने सब बात कर ली है, तो जो एक दो इम्पोर्टेंट है हम उनकी बात डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो 14 के बाद 14 से देखें तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण बात की गई है। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग इनके आधार पर जो विभेद है वो न किया जाए। 17 पूछा जाता है अस्पृश्यता को अंत को लेकर के। 18 उपाधियों के अंत को लेकर पूछा जाता है। 19 तो बोलने की स्वतंत्रता है। 20 में जो आपका अपराधों की दोष सिद्धि है उसके संदर्भ में संरक्षण है। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। अधिकतर ये इधर ही के पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 21 काम है तो पता ही है 6 से 14 वर्ष तक के जो निःशुल्क शिक्षा का बात है। 22 में दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। 23 में मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते। 24 में आपका कारखानों में बच्चों से काम नहीं करा सकते। 25 में आपका अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 25 में है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 29 जो बहुत से एग्जाम में रिपीट होता है, अल्पसंख्यक। मैंने कहा है ना अल्पसंख्यकों के अपने अधिकारों को मांगते हैं, तो दो ना, 2 से 2 हो जाएगा, 9 से 9 हो जाएगा। ये अपने अधिकारों को मांग रहे हैं कि भैया मेरा अधिकार दो ना। अनुच्छेद 32 में देखेंगे तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लेकर के बात की गई है। 39 का जो जोड़ा गया था अलग से तो पता ही होना चाहिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ऊपर बता चुके हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना। 44 में एक समान सिविल संहिता, एक समान मैंने बताया ना 4 से जोड़ सकते हैं, इसको भी 4 उसको भी 4, एक समान। 45 में जानते हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है उसकी देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। 48 का में जो है पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के बात की गई है। वन और वन्य जीव के जो रक्षा है उसको लेकर के भी बात की गई है। ईवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। 51 का में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात की गई है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो ली जाती है वो 60 में ली जाती है, पर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो 61 में चलाया जाता है। 63 में उपराष्ट्रपति को लेकर के बात की गई है। उपराष्ट्रपति का जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो 64 में बात किया गया है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान है, कोई तो मेरा साथ दो बता चुके हैं। 74 में राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। संसद 78 में है। संसद का सत्र सत्रावसान विघटन 85 में है। 108 में संयुक्त बैठक है, बता चुके हैं अभी। धन विधेयक 110 में आता है। वार्षिक बजट 112 में आता है। 123 में आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो आती है। 124 में सुप्रीम कोर्ट आता है। 129 में उसके अभिलेख न्यायालय का होने की बात की गई है। 137 में पुनरावलोकन को बात की गई है। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है। महालेखा परीक्षक 148 में आता है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। राज्यपाल फिर 152 से स्टार्ट हो जाता है। 152 155 सब राज्यपाल नियुक्ति क्षमादान सहायता सलाह देना मंत्रिपरिषद है। 161 163 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये इसमें बताया गया, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर। महाधिवक्ता राज्य का 165 में आता है। विधान परिषद का उल्लेख जो किया गया है राज्यों में वो 169 में है। राज्यपाल के द्वारा विधेयक जो आता है वो 200 पे है। उच्च न्यायालय बता चुके हैं 214, स्टार्टिंग के 21 को आपस में पलट देंगे। रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 226 में, ये भी बता चुके हैं। ग्राम सभा को लेकर 243 का में बात की गई है। पंचायतों के गठन को लेकर 243 खा में बात की गई है, और पंचायतोों का आरक्षण 243 घा में आपकी बात की गई है। 243 झा जो है उसमें पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन को लेकर के राज्य वित्त आयोग के गठन को लेकर के बात की गई है। नगर पालिकाओं का वर्णन 243 धा में है, और अंतरराज्यीय परिषद की बात करते हैं तो इनके संदर्भ में उपबंध 263 में है। संचित निधि को लेकर 266 में बात की गई है। आकस्मिकता निधि 267 में। जीएसटी काउंसिल 279 का में बात की गई है। 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 जो है लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो आपका यूपीएससी वगैरह है ना, 315 में आता है।
और जो जितनी भी सेवाएं हैं वो 312 में आती हैं। निर्वाचन आयोग 324 में आता है आपका, और 330 में तो बता ही चुके हैं, अनुसूचित जनजाति वगैरह। पिछड़ा वर्ग आयोग ये सब 338 में आता है। और मातृभाषा में शिक्षा 350 का में है। और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 343 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 343 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल, तीनों बता चुके हैं। और संसद की संविधान का जो संशोधन है वो 368 में है, ये भी याद होगा। तो सब पूरा जो संविधान है वो भी हमारा समाप्त हुआ। बढ़ते हैं हम भारत में, भारत का भूगोल की तरफ। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और भगवान से विनती करेंगे जितने लोगों ने लाइक किया सबका सिलेक्शन हो जाए। थोड़ी सी मेहनत कर नहीं रहे, लगातार 2-2 घंटे वीडियो बना रहे हैं। जिसको हमारी मेहनत दिखी होगी उसने लाइक अवश्य किया होगा। हम भी भगवान से ये मांगेंगे एटलीस्ट आपने भी इतने महीनों से मेहनत की, कम से कम वो भगवान को भी दिखाई दे। बाकी मेहनत करने का काम आपका है, बाकी तो किस्मत में होगा वो तो मिलेगा। तो भारत के भूगोल की बात करते हैं। भारत के सामान्य परिचय में आपको पता है भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। सबसे पहले नंबर पर इसमें रूस आता है। कुल जनसंख्या यहाँ की 17.5% है। भारत में कुल जनस्थल का अगर बात करें तो 2.4% है। जनसंख्या के अनुसार दूसरा बड़ा देश पहले हुआ करता था, पहले नंबर पे चाइना आया करता था, पर अब भारत आ गया पहले नंबर पे। भारत के दूरस्थ बिंदुओं की बात करें तो उत्तर में इंदिरा कौल है लद्दाख में आपका, पूर्व में किवितु है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, पश्चिम में गौर माता है गुजरात में पड़ता है, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। ये भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बिंदु हो जाएंगे। भारत की अगर बात करते हैं आकृति कैसी है तो चतुष्कोणीय आकृति है। पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है देशांतर के अनुसार। स्थिति की बात करते हैं एशिया महाद्वीप में पड़ती है भारत की, और उत्तरी गोलार्ध में आपका अक्षांश के अनुसार इसकी स्थिति है। क्षेत्रफल की बात करते हैं भारत का तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत की अगर स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। समुद्री तट रेखा की बात करते हैं 7,516.6 किलोमीटर समुद्री तट रेखा है। भारत के अक्षांशीय विस्तार को लेकर बात करें 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये भारत का देशांतरी विस्तार है। अगर बात करते हैं भारत को लेकर के कि उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है तो 3,214 किलोमीटर है। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है तो 2,933 किलोमीटर है, ये जरूर याद रखिएगा। कर्क रेखा आप जानते हैं कि भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा जो है वो कहते हैं। अगर बात करते हैं कि भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है तो टोटल 8 राज्यों से। मगरमच्छ झपटा करके इसकी ट्रिक होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये टोटल 8 राज्य हैं। ट्रिक से याद रखेंगे तो याद रहेगा। भारत की मानक समय रेखा की बात करते हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है उसको कहते हैं भारत की मानक समय रेखा। ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से 5.5 घंटा ये आगे है। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय की अगर बात करें तो इसमें अंतर लगभग 2 घंटे का देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के जो है भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ध्यान दीजिएगा कि भारत की इलाहाबाद के नैनी से जो गुजरती है वो अलग है, ध्यान दीजिएगा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय है इसमें 2 घंटे का अंतर होता है। जो 82.5 डिग्री वाली जो पूर्व देशांतर रेखा होती है उसको भारत की मानक यामोत्तर रेखा जो है माना जाता है, जो कि आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। ये आपका एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है। और एक जो आता है वो पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री करके आता है, जिसमें वो इलाहाबाद के नैनी से निकल गुजरती है, वो भी आपका देखने को मिलता है। तो एज ए ऑप्शन के साथ आप जाइएगा। बाकी ये चीज़ सही है, इस चीज़ को मैंने एनसीईआरटी में क्लियर देखा है, लिखा हुआ है। बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश को लेकर के, उनसे लगे भारतीय राज्यों को लेकर के। तो सबसे पहले आप देखेंगे, इसकी तो ट्रिक बताइए, बचपन में एमबीए किया, ध्यान रखिएगा। चीन, पाकिस्तान, बाकी जो राज्य सटे हुए ना ये मैप में देखिएगा। बांग्लादेश की सीमा सबसे बड़ी है 4096.07 करके, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, लद्दाख से केवल ये जुड़ा हुआ है। तो बचपन एमबीए जो होता है ना, बचपन में बा जो है उसी से बांग्लादेश हो जाता है।
और एमबीए में सबसे लास्ट में ए जो आता है उससे अफगानिस्तान आ जाता है, तो ट्रिक में क्रम भी वही है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या टोटल 7 है। कुछ सीमा रेखा और उनके बीच किनके किनके बीच है उनकी बात करते हैं। तो जैसे रेडक्लिफ रेखा आपकी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और अगर बात करते हैं मैकमोहन रेखा तो आपकी ये मैक भारत और चाइना के बीच में है। अगर बात करते हैं डूरंड रेखा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ये तीनों आपको जरूर से जरूर रटी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच जो आप देखते हैं ना मैप वगैरह में, वो पाक जल संधि होती है। ये पाक जल संधि होती है जो कि आपकी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो है आपकी स्थित है। अब भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो भारत के भौतिक जो स्वरूप है उसका विभाजन उत्तर और उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है, उत्तरी मैदान देखने को मिलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलते हैं, भारतीय मरुस्थल देखने को मिलते हैं, तटीय मैदान देखने को मिलते हैं और द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। तो ये 6 टाइप इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें मैप के थ्रू अगर आप कुछ पर्वत देखना चाहते हैं जिसमें भारत के पर्वतीय क्षेत्र में, तो काराकोरम आपको देखने को मिलेगा। उसके इस तरफ नंगा पर्वत, जोजिला, पीर पंजाल, इस तरीके से मैप में अगर आपने देख के रखा है ना तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। हिमालय पर्वत श्रेणी की अगर बात करते हैं तो ये आपका भारत के उत्तरी सीमा पर आपको देखने को मिलती है। कहाँ से कहाँ तक है? तो चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर, नवीन वलित पर्वत के रूप में भी देखने को मिलता है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में भी हिमालय पर्वत श्रेणी आती है। और अगर हिमालय का उत्तर से दक्षिण विभाजन बात करें, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, निम्न या हिमाचल हिमालय और बाह्य या शिवालिक हिमालय, ये 4 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। जिसके अंतर्गत सबसे पहला ट्रांस या तिब्बत हिमालय की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका पर्वत जो श्रेणियां आती हैं कौन कौन सी आती है? काराकोरम आती है, लद्दाख आती है और जास्कर आती है। ट्रांस या तिब्बत हिमालय में हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी देखने के रूप में मिलती है। अगर पूछा जाए पूरे हिमालय की या हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, तो ट्रांस या तिब्बत हिमालय। विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें कौन सी है? केटू है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, वो इसी में ही है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 8,611 मीटर है। इसका विस्तार कहाँ से है? तो पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1000 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है विस्तार, चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर। उद्गम सिंधु नदी के उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से इसका उद्गम होता है। ये है पहला ट्रांस या ट्रांस हिमालय, जिसको ट्रांस हिमालय के अलावा तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। दूसरा है महान हिमालय, इसकी बात करते हैं तो महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। सबसे अधिक सतत श्रृंखला आपको यही देखने को मिलती है। प्रमुख चोटियों में कौन कौन सी है? तो सबसे प्रमुख चोटी है माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8,848। नेपाल में स्थित पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यही है। उसके बाद कंचनजंगा भी इसमें आती है, 5,598। इसका विस्तार 2400 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक है लंबाई चौड़ाई में। मेन आपसे चोटियां ज्यादा पूछी जाती हैं तो याद रखिएगा। औसत ऊंचाई इसकी 6000 किलोमीटर है और क्रोड जो इसका है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। तीसरी आपकी जो है वो है लघु या मध्य हिमालय या हिमाचल या हिमालय करके भी कहते हैं। इसमें ऊंचाई देखेंगे तो 3700 से 4500 मीटर है, औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। इसमें प्रमुख घाटियों में कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, कांगड़ा घाटी भी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। निर्माण इसका अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित सैलो चट्टानों से हुआ है। इसमें पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रमुख जो पर्वत श्रृंखलाएं उसमें पीर पंजाल आती है, धौलाधर आती है इसमें, और महाभारत। सबसे लंबी जो जो श्रृंखला है वो आपकी पीर पंजाल जानी जाती है पर्वत श्रृंखलाओं में। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये लघु हिमालय है, हिमाचल हिमालय में आती है। और चौथे की बात करते हैं बाह्य या शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है ये नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं ना उससे निर्मित होती है। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर होती है, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर होती है। प्रसिद्ध जो दून है जिसमें देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, सब दून जिसमें है सब इसमें ही आते हैं। दून लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटियों को कहते हैं दून। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला के रूप में भी ये जानी जाती है, बाह्य या शिवालिक हिमालय। ये ऊंचाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा कंपैरिजन करते हुए। अब बात करते हैं नदियों के आधार पर। हिमालय का जो विभाजन है वो अब से क्या कहा जाए? नदियों के आधार पर। तो कौन 4 वर्गीकरण है आपके? पकना करके ट्रिक बताई थी ना मैंने, PKNA करके। तो सबसे पहला पंजाब हिमालय जो किसके किसके बीच है? सिंधु और सतलज नदी के बीच में। हुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में। और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। 500 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 720 किलोमीटर। ये नदियों के आधार पर जब हिमालय का वर्गीकरण आपसे कहा जाए
पश्चिम से पूर्व की स्थिति में, तब आप इसको याद रख सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की स्थिति के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में, जिसमें कुल्लू घाटी आपने नाम सुना है, और लाहौल स्पीति नाम सुना है, ये हिमाचल प्रदेश की हैं। लद्दाख की मरखा करके हैं, ये सब नाम है। फूलों की घाटी आपसे पूछा जाता है तो उत्तराखंड में है, और शांत घाटी आपसे पूछा जाता है तो केरल में है। अराकू चाहे तो याद रख सकते हैं, विशाखापत्तनम में है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख हिमनद के बारे में। तो भारत के प्रमुख हिमनद में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जिसमें बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, सोना पानी ये आते हैं। उत्तराखंड में आपको पता है हिमनद में सबसे ज़्यादा फेमस है जो कि आपका गंगोत्री है, उसके अलावा यमुनोत्री है, उसके अलावा पिंडारी और मिलोम है, ये नहीं इतने इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में अगर बात करते हैं तो सियाचिन है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, सियाचिन है। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में जेमू नाम से है, तो ये भारत के प्रमुख हिमनद है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बाद। तो भारत के प्रमुख दर्रों में आपका काराकोरम, जोजिला, चांगला दर्रा, ये आपके सब किस में है, ये आपके लद्दाख में है। दूसरा आपका है पीर पंजाल, बनिहाल, इसको आपको याद होगा नहीं, इसकी इन सभी की वैसे ट्रिक बता चुके हैं, ट्रिक से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तो रिवाइज करा रहे हैं। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, ये सब जम्मू कश्मीर में आपके दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में कई बार मिलान करने के लिए आ जाते हैं कि एक तरफ दर्रे लिखे होंगे, एक तरफ राज्य लिखे होंगे। जैसे इसकी ट्रिक याद होगा कि हिमालय पर, हिमालय से हिमाचल प्रदेश, बड़ी छिपकली रहती है, बड़ी से बड़ा लाचा दर्रा, और छिपकली से सिपकिला दर्रा, और रहती है से रोहतांग दर्रा, ऐसे करके याद कराया था, याद होगा। ऐसे ट्रिक याद करेंगे तो याद रहेगा। जैसे उत्तराखंड में जब बात की थी ट्रिक याद करने की, तो बताया था उत्तराखंड को जोड़ करके याद रख सकते हैं। मनाली, मनाली में माँ से माना दर्रा, मनाली में ना से नीति दर्रा, और मनाली में ली जो है उससे लिपुलेख दर्रा, ये सब उत्तराखंड के हैं दर्रे, तो ऐसे करके याद रखिए। सिक्किम में नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, तो ये आपका सिक्किम में है। उसके अलावा बॉमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, और यही दोनों ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हैं। तो ये दोनों किस में हैं, ये दोनों आपके अरुणाचल प्रदेश में हैं। और थालघाट, भोरघाट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट में। और पालघाट जो आपका है ये आपका केरल में है, पश्चिमी घाट में। तूजू दर्रा मणिपुर में है, एक दिया गया है तो याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के उत्तरी मैदान के बारे में। भारत के उत्तरी मैदान की जब बात होती है तो नदियों के द्वारा लाए गए जो जलोढ़ निक्षेप होते हैं, इससे उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर पर देखने को मिलता है। सघन जनसंख्या यहाँ पर रहती है, और उपजाऊ बहुत ज़्यादा ये क्षेत्र होता है, ये इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर इसके विभाजन की बात करते हैं, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, 3200 किलोमीटर लंबाई है और 150 से 300 चौड़ाई है किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विभाजन में देखेंगे तो भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान, इन आधार पर इसको बांटा गया है। जैसे जो भाबर क्षेत्र की बात होती है तो ये कृषि योग्य नहीं माना जाता है, शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढाल पर देखने को मिलता है, कभी कभी नदियां भी इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तराई क्षेत्र की, तो तराई क्षेत्र जंगली और वन्य प्राणी क्षेत्र से संबंधित होता है, और भाबर क्षेत्र के दक्षिण में होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नदियां यहाँ भी प्रकट होती हैं, भाबर क्षेत्र में विलुप्त जो नदियां होती हैं वो यहाँ पर प्रकट होती हैं। नम और दलदली क्षेत्र होता है। तीसरा जो होता है वो होता है बांगर क्षेत्र, जो इम्पोर्टेंट है। जो जलोढ़ मैदान की जब बात होती है तो जलोढ़ मैदान में एक बांगर टाइप आपका होता है, एक खादर टाइप होता है। क्या ये दोनों टाइप होते हैं? बांगर जो होता है वो पुराने जलोढ़ से निर्मित होता है, बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित होता है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग होता है, मृदा में जो कंकड़ वगैरह है, चूनेदार निक्षेप, उसके रूप में जाना जाता है। और जो खादर होता है वो नवीन जलोढ़ से निर्मित होता है, बाढ़ वाले मैदान में ये भी स्थित होता है, प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है, और अत्यधिक उपजाऊ भी ये होता है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कौन नवीन है और कौन प्राचीन है या पुराना है। अब बात करते हैं उत्तर भारत के मैदान का विभाजन। जैसे पंजाब का जो मैदान है वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनता है। गंगा का जो मैदान है वो गंगा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है, मतलब जिसका मैदान है उसी से निर्मित है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठारों को लेकर के। प्रायद्वीपीय जो पठार है इसका विभाजन मध्य में उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में, दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, उत्तर पूर्वी पठार, इस आधार पर किया गया है।
आकृति जो है इसकी त्रिकोणीय है और अनेक पठार और पहाड़ियों से ये निर्मित है और पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार भी देखने को मिलता है। इसमें और कुछ पॉइंट हैं, जैसे उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक पड़ता है। किसकी बात हो रही है यहाँ? प्रायद्वीपीय पठार की। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां पड़ती हैं, पश्चिम में गिर पहाड़ियां पड़ती हैं और दक्षिण में इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियां पड़ती हैं। और ये कौन सी चट्टानों से निर्मित है? क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से। प्राचीनतम और स्थिर भूभाग के गोंडवाना भूमि का भाग है इसका। बाकी कुछ नहीं ऐसा खास। इसी प्रकार जब मालवा के पठार की बात होती है तो काली मिट्टी का क्षेत्र है, पश्चिम में अरावली पड़ता है, पूर्व में बुंदेलखंड पड़ता है इसका, लावा प्रवाह से निर्मित है, समग्र ढाल उत्तर की ओर है इसकी और दक्षिण में विंध्य श्रेणी जो है वो पड़ती है। तो ये कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी की प्रधानता है मालवा पठार में। ऊपर जो आया था वो प्रायद्वीपीय पठार था। ध्यान दीजिएगा किसमें क्या अंतर है। इसमें भी काली मिट्टी का विस्तार है और मालवा पठार में भी काली मिट्टी का विस्तार है। इसी प्रकार बुंदेलखंड पठार की बात करते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ग्रेनाइट और नीस से जो है ये निर्मित होता है। अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है और लहरदार क्षेत्र कृषि योग्य नहीं होता है, सघन अपर्दित क्षेत्र होता है। बघेलखंड पठार की बात करते हैं तो इसके उत्तर में सोन नदी है, मैकाल श्रेणी के उत्तर में ये देखने को जो है वो मिलता है और ग्रेनाइट चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित होता है। उत्तर प्रदेश, झांसी और मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलता है। छोटा नागपुर का पठार जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो अगर बात करते हैं तो उत्तर पूर्व में इसकी राजमहल की पहाड़ियां हैं, उत्तर पश्चिम में सोन नदी पड़ती है, गोंडवाना चट्टान से जो है ये निर्मित है। विस्तार इसका झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। नदियों के प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर नदियों का प्रवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और दामोदर नदी के उत्तर में आप देखेंगे हजारीबाग पठार और दक्षिण में रांची का पठार है। अन्य नाम भारत का रूर भी इसको कहते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और पाट भूमि भी कहते हैं। खनिज समृद्ध क्षेत्र है यहाँ पर, लोहा और कोयला। ये अच्छा है क्वेश्चन। अगला है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में बात करें, उत्तर में सतपुड़ा है, मैकाल और महादेव की पहाड़ियां हैं। बेसाल्ट जो लावा है उसके अपर्दन और अपक्षय से इसका निर्माण होता है। कोई भी इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्कन का पठार का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, ऐसे करके। पश्चिम में पश्चिमी घाट पड़ता है, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ियों पर है। दक्कन के पठार में मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की जब बात होती है तो आपको पता है कि सबसे ऊंची जो चोटी है पश्चिमी घाट की वो है अन्नाईमुडी। कितनी है? 2695 मीटर। और कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। दक्षिण में अधिक ऊंचा है और सतत श्रृंखला पर्वतीय प्रदेश। अन्य नाम इसका सह्याद्री भी है। औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी वो है डोडा बेटा। ये भी ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों में जो है ये पड़ती है। और दर्रे भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में और पाल घाट केरल में। ये दर्रे भी ऊपर बता चुके हैं, ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही आते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता की बात होगी तो पश्चिमी घाट में ही आती है। अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ना उसका उद्गम भी पश्चिमी घाट से है। अगला है पूर्वी घाट, जो कि सतत नहीं है, नदियों द्वारा खंडित है। औसत ऊंचाई 600 मीटर है। दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियां हैं। विस्तार महानदी घाटी से नीलगिरी तक है। सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाता है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी, कितने मीटर? 1500 मीटर। पश्चिमी घाट का अलग है, पूर्वी घाट का अलग है। अगला है उत्तर पूर्व पठार, जिसको मेघालय का पठार भी कहते हैं। इसके बारे में एक ये नाम आपको देखने को मिलता है, कार्बी एक्लोंग पठार, इसका अन्य नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। अधिकांश जो अधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है यहाँ पर, वो भी ध्यान रखना है। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां भी मेघालय में इसी के अंतर्गत आती हैं। अति अपर्दित क्षेत्र के रूप में भी उत्तर पूर्वी पठार मेघालय का पठार जाना जाता है। अपर्दन तो जाते हैं ना, कटाव जिसको कहते हैं। अगला आपका है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी से सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि विश्व की, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला बात हो या विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला की बात हो तो अरावली पर्वत श्रेणी है। विस्तार इसका राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में है। अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत भी रखेंगे। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कहाँ पर है गुरु शिखर? तो राजस्थान में पड़ती है। कितने मीटर है? 1722 मीटर है। अगला है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उत्तर में नर्मदा नदी पड़ती है इसके, दक्षिण में ताप्ती नदी पड़ती है। सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा श्रेणी की कौन सी? धूपगढ़ है। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो सबसे ऊंची चोटी ही है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में ये धूपगढ़ पड़ती है। विस्तार इसका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है।
अगला है नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी का पहाड़ियों से सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? पहाड़ियां, तो नीलगिरी पहाड़ियां है। विस्तार इसका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की? तो डोडा बेटा है, 2633 मीटर, तमिलनाडु में। सर्वोच्च चोटी ज्यादातर पूछी जाती है। अब बात करते हैं भारतीय मरुस्थल को लेकर। देखिए, भारतीय जब मरुस्थल की बात होगी तो वहां पर बहुत कम वनस्पतियां होती हैं, अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, सबसे बड़ी लूनी नदी लूनी जानी जाती है, ढाल के आधार पर विभाजन किया गया है, जिसमें उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, जिसमें दक्षिणी भाग कच्छ के रंग की ओर ढाल देखने को मिलता है। और मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा हुआ करता था ये मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में देखने को भारतीय मरुस्थल मिलते हैं। अब बात करते हैं तटीय मैदान की। देखिए, जब तटीय मैदान की बात होगी तो पश्चिम तटीय मैदान अलग है, पूर्वी तटीय मैदान अलग है। जो पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ की नदियां डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम तटीय मैदान की डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अंतर याद करेंगे तो याद रहेगा। इसमें जो विभाजन है वो उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, इनमें विभाजन किया गया है। और इसमें पश्चिमी में देखेंगे तो कोंकण तट, महाराष्ट्र में गोवा तट, मालाबार तट, इसमें इसका विभाजन किया गया है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। विस्तार चाहे तो याद रख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। भारतीय तट रेखा की अगर बात करें तो भारतीय तट रेखा का ऐसा सीन है कि इससे टोटल 9 राज्य हैं जो लगते हैं। लगे राज्यों की संख्या 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट रेखा 5422.6। यूपीए तट रेखा 2094 किलोमीटर। सबसे छोटी तट रेखा कहाँ की है? तो पुडुचेरी की है, राज्यों में गोवा। और सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो गुजरात की है। इस बात को ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश में ये सब दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और आपका अंडमान है, निकोबार द्वीप समूह, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह भी हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको कहते हैं, और एक अरब सागर में स्थित द्वीप समूह जिसको लक्षद्वीप समूह कहते हैं। तो ये 2 भारत के द्वीप समूह हैं। जिसमें से अगर लक्षद्वीप समूह की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या बातें खास हैं? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? टोटल 36 है। क्षेत्रफल इसका 32 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी इसकी कावारत्ती है लक्षद्वीप की। सबसे बड़ा द्वीप इसका है एंडरलॉट करके। और इसमें 2 चैनल भी देखने को मिलते हैं। एक 8 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। एक 9 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ये लक्षद्वीप लिखा हुआ है, लक्काद्वीप नहीं लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये लक्षद्वीप जो है वो लिखा हुआ है। इसी प्रकार बात कर लेते हैं दूसरा हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जब बात करेंगे, इसके बारे में भी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसको हम द्वीपों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 550 है। अराईकोनोयोमा श्रृंखला का ये हिस्सा है। इसका विभाजन उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान के रूप में होता है। जो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान है, इनके बीच डंकन पास देखने को मिलता है। और जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में देखने को मिलता है। निकोबार द्वीप समूह का जो विभाजन है वो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के तौर पर होता है। ज्वालामुखी द्वीप भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक बैरन द्वीप जो कि सक्रिय है और एक नारकोंडम द्वीप जो कि शांत है। यहाँ पर चट्टानें देखेंगे तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल से ये निर्मित है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? माउंट थुलियर है, 642 मीटर की है। राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिण अंडमान में। और सर्वोच्च चोटी अगर बात करें तो सैडल पीक है, 732 मीटर है, उत्तरी अंडमान में। ये इंपॉर्टेंट है। चोटी जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी चोटियां हैं वो पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र की बात करें तो नदी नाले इसके माध्यम से जल जो बहता है ना, उसको अपवाह कहते हैं। और अपवाह तंत्र में क्या होता है? जो जाल होता है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। तो भारतीय अपवाह तंत्र की जब बात होती है तो हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में बटा हुआ है। हिमालय से जो बहने वाली नदियों में देखेंगे तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये 3 आपके अब मुख्य तौर पर देखने को मिलते हैं। अब इनके अंतर्गत भी अगर बात करते हैं तो सिंधु नदी तंत्र आप जानते हैं। सिंधु नदी जो है उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी बोखुरचू के निकट एक हिमनद से होता है। यहाँ पर उद्गम पता नहीं क्यों अलग लिखा है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर वैसे अधिकतर देखने को मिलता है। कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में है 1114 किलोमीटर सिंधु नदी की। अच्छा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कैसे हो जाएगा? वो तो आपका वो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी है। ये तो सिंधु नदी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कई बार मानसरोवर करके लिख देते हैं। ये भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिम नदी है। तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खम्बान करके। और
दाएं तट की नदियां गिलगित, श्योक, काबुल करके हैं। बाएं तट की नदियां पंचनद हैं। ये आपको ज्यादातर देखने को मिलती हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये बाएं तट की सहायक नदियां हैं। कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर के ये गिरती हैं। झेलम नदी की अगर बात करते हैं तो इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर बसा हुआ है। इसका उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के बेरीनाग झील से झरने से होता है। चिनाब नदी से संगम है इसका। और सहायक ये चिनाब नदी जाकर के इसे मिलती है ना, इसलिए उसके संगम में। सहायक नदी इसकी कौन सी है? किशन गंगा है। झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी? किशन गंगा। अगली नदी चेनाब नदी। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आप कहेंगे चेनाब नदी है। पहला क्वेश्चन। अन्य नाम इसका चंद्रभागा है। भारत में लंबाई 1180 मीटर। उद्गम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के चंद्र और भागा के मिलन से। अगली नदी रावी नदी, जो कि उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से और चेनाब नदी से संगम में होता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में जो है ये बहती है। व्यास नदी की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ? तो ये आप कहेंगे उद्गम उसका रोहतांग दर्रे के पास कुंड से होता है व्यास नदी का। और हरिके के पास सतलुज से संगम जो है इसका होता है। कुल्लू घाटी जो है इससे बहती है व्यास नदी। अगली है आपकी सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है तिब्बत में नाम इसका है लॉन्ग चेन खंबाब करके। उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल कह लीजिए या राकस ताल कह लीजिए, दोनों तरीके से लिखा रहता है। सिपकिला के पास से भारत में प्रवेश करती पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। तो पहला नदी तंत्र समाप्त हुआ। अगला नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र में पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। भारत के सबसे बड़ा अफवाह तंत्र का निर्माण ये करती है। उद्गम आप जानते हैं उत्तराखंड में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। प्रारंभ में नाम इसका भागीरथी था। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलन के बाद ये गंगा कहलाती है। हरिद्वार में मैदानी भाग में ये प्रवेश करती है। कुल लंबाई 25-25 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है। बाएं तट की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। दाएं तट की जो नदियां हैं इसी गंगा नदी में तो यमुना और सोन है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अन्य नाम पद्मा और मेघना है गंगा नदी का। और पंच प्रयाग की बात करें तो विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा से मिलकर, नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी से मिलकर, कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार से मिलकर, रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी से और देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर ये 5 जो है पंच प्रयाग के नाम से जानी जाती है। यमुना नदी की अगर बात करते हैं तो यमुना नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से होता है, बंदरपूछ श्रेणी से होता है। गंगा की अगर आपसे कहा जाए सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। बाकी इसके बाएं दाएं पर ये सभी नदियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। उद्गम स्थल चंबल नदी की बात करें तो कहाँ से होता है? जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है और यूपी के इटावा में जाकर यमुना में मिलती है। गंडक नदी उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से होता है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा में जाकर के ये गंडक नदी मिलती है। ये बता भी चुके हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। घाघरा नदी की अगर बात करेंगे तो बिहार के छपरा में गंगा से संगम जो है इसका होता है। इसकी सहायक नदियां तिला, सेती, बेरी, शारदा करके हैं। कोसी नदी कई बार बताइए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। उद्गम स्थल माउंट एवरेस्ट के उत्तर से होता है इसका। बिहार के भागलपुर में गंगा में जाकर के ये मिलन होता है इसका। पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण में आती है। मार्ग बदलने के लिए भी ये प्रसिद्ध है। अगला आपका दामोदर नदी की बात करते हैं। दामोदर नदी जो है ये मुख्य इसकी सहायक नदी है बराकर नदी। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का होता है। हुगली में जाकर के मिलती है और बंगाल का शोक इसको कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं सोन नदी। सोन नदी पूछा जाता है कि कहाँ से उद्गम इसका? तो अमरकंटक पठार से इसका उद्गम होता है और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि पटना के पश्चिम में आरा जो है उसमें गंगा से इसका जो है वो मिलन होता है। और अमरकंटक पठार के उत्तरी जो किनारे हैं उस पर जल प्रपात का निर्माण भी सोन नदी करती है। गंगा के दाएं तट की ये सहायक नदी में आती है। महानंदा नदी का उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ियों से, तो ये बाएं तट की सहायक नदी है गंगा की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तीसरा नदी तंत्र है। स्टार्टिंग में 3 बताए थे ना नदी तंत्र, यही चीज मैंने कहा था चेमा युमडुंग ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र नदी का अगर आपसे उद्गम कहा जाए तो चेमा युमडुंग जो हिमनद है इससे होता है और कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट से। अपवाह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम में है। इसकी बाएं तट की सहायक नदियां दिबांग है, लोहित नदी है और बूढ़ी दिहांग करके है। दाएं तट की नदियों में अगर बात करते हैं तो मानस याद रख सकते हैं, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, इसके नाम जरूर याद रखिएगा कि तिब्बत में से सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में आपका पद्मा गंगा में मिलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा जो है वो बनाती है।
ये सुबनसिरी नदी इतना खास नहीं है, उद्गम तिब्बत से ही होता है इसका। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की, जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में बंगाल की खाड़ी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां गिरती हैं और अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती नदियां गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है, अरब सागर वाली ज्वार नदमुख का, जिसको हम एस्चुरी कहते हैं, उसका निर्माण करती है। अब महानदी की बात करें तो सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बाकी सारी चीजें नहीं बात करेंगे। गोदावरी नदी की बात करते हैं तो त्रिम्बकेश्वर से इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र में, और यूपी भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। लंबाई 1465 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। और इसकी सहायक नदियां पेन, गंगा, इंद्रावती, ये सब है। उपनाम इसका दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला है कृष्णा नदी। ये दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसमें कोयना नदी सहायक नदी में ध्यान रख सकते हैं, तुंगभद्रा याद रख सकते हैं। घाट प्रवाह भी इंपॉर्टेंट है। उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर पहाड़ी से जो है पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी की बात करते हैं। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी ये सब है। बाएं तट की सहायक नदियां हेमवती, ये सब हैं। एक जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लंबाई 800 मीटर किलोमीटर। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। अगली नदी है ताप्ती नदी, जो कि ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण ये भी करती है। दो ही नदियां हैं, एक नर्मदा और एक ताप्ती, जो ज्वार नदमुख बनाती हैं या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं नदियों के किनारे प्रमुख शहर को लेकर। तो गंगा नदी जो है वो पटना ध्यान रखना है, भागलपुर है, और वाराणसी है, कानपुर है, प्रयागराज है, ये सब के किनारे। गंगा वैसे सभी याद होने चाहिए। यमुना में नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। कृष्णा नदी इतना इंपॉर्टेंट है तो विजयवाड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। मूसी नदी हैदराबाद के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी नासिक के किनारे स्थित है। और सरयू नदी अयोध्या। गोमती नदी लखनऊ। झेलम नदी श्रीनगर बता ही चुके हैं। साबरमती गांधीनगर। स्वर्ण रेखा जमशेदपुर। महानदी कटक। क्षिप्रा नदी उज्जैन। नर्मदा नदी जबलपुर। इतनी नदियां हैं। कुछ जलप्रपात की भी बात कर लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। दूध सागर जलप्रपात आपका मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा में। कपिल दुग्ध धारा कपिल धारा और दुग्ध धारा दोनों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। उंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। चूलिया भी याद रख सकते हैं, छम्बल नदी पर है। जो गरसोपा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शरावती नदी कर्नाटक में है। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो चिल्का झील उड़ीसा में है। वेम्बनाड झील केरल में है। वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। पुष्कर झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। पेरियार झील जो है कर्नाटक में है, नहीं केरल में है पेरियार झील। पुलिकट तमिलनाडु में है। और चिल्का झील उड़ीसा में है। बस। अब कुछ नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर के भी बात कर लेते हैं, जिसमें सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर गुजरात में है। भाखड़ा नगल परियोजना सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक पर है। जल विद्युत परियोजना अलग है, जलप्रपात अलग है, यहाँ पर हम नदी घाटी परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। नागार्जुन नागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में है। इडुक्की बहुत पूछा जाता है, पेरियार केरल में है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी पश्चिम बंगाल। माता टीला परियोजना बेतवा नदी यूपी में है। और रिहंद परियोजना पूछी जाती है, रिहंद उत्तर प्रदेश में है। टिहरी तो पता ही सबसे ऊंची है, तो भागीरथी उत्तराखंड में है। और चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। फिर अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात होती है तो भारत की सर्वाधिक वर्षा लगभग 80% इसी से ही दक्षिण पश्चिम मानसून से आपकी होती है। दो शाखा में इसका विभाजन होता है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर। समय आप देखेंगे तो 1 जून से केरल से प्रारंभ होता है, वर्षा जून से सितंबर तक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद आता है उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर पूर्व जो मानसून है, बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके ये आपका मानसून आता है। लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में वर्षा होती है, इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मिट्टियों के बारे में थोड़ा सा, तो जिसमें काली मिट्टी सबसे पहले। काली मिट्टी जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से निर्माण होता है। इसके अन्य नाम में रेगुर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल, इस सब नाम है। अधिकता लोहा लोहा चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब इनकी अधिकता रहती काली मिट्टी में।
कमी किसकी रहती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की। क्षेत्र महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में देखने को मिलता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। अगली मिट्टी है लैटराइट मिट्टी, कम उर्वरता रहती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निक्षालन से इसका निर्माण होता है। लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता रहती है इसमें, और कमी नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम इन सब की रहती है। क्षेत्र भी देख लीजिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अगली है जलोढ़ या दोमट मिट्टी, नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं ना, उससे इन मिट्टियों का निर्माण जो है आपका होता है। सबसे ज्यादा भाग पर यही है, लगभग क्षेत्रफल के 40% भाग पर सबसे ज्यादा अधिकता इसमें पोटास की होती है, जलोढ़ या दोमट मिट्टी। कमी फास्फोरस की होती है। और क्षेत्र इसका है उत्तरी मैदान और भारत की नदी घाटियों में। अगला है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी की बात करते हैं तो क्षेत्र इसका है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा मैदान के दक्षिण में। महीन कण इस वाली ये सामान्यतः उर्वर भूमि होती है। कमी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की रहती है। जल आयोजित होने जल योजित होने पर ये पीली हो जाती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। तो वनों के टाइप में पहला आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार, इसी को कहते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वन क्षेत्र होते हैं। क्षेत्र इसका पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है। पाए जाने वाले वृक्ष ज्यादातर पूछे जाते हैं, रोजवुड, महोगनी, ये सब आपके इसमें वृक्ष आते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। यहाँ पर जो वर्षा है वो 70 से 200 है, उसमें आपकी 230 सीधे। यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती जो वन है उसमें आप देखेंगे तो सागवान, साल, शीशम, महुआ ये सब आते हैं इसके। और इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। आर्द्र हिमाद्री आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन दो भागों में से बांटा गया है। शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं पलास, बेल, खैर ये सब आपके पाए जाते हैं। अब तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसमें बबूल है, खजूर है, नीम है, खेजड़ी है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। क्षेत्र पढ़ते रहिएगा, क्षेत्र मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। पर्वतीय वन की बात करें तो हिमालय पर्वत और दक्षिण भारत के पर्वतों पर देखने को मिलते हैं। इसमें नीलगिरी, अन्नामलाई ये सब पहाड़ियों में पाए जाने वाले जो वन है वो सब इसमें आते हैं। और सबसे लास्ट वाला नहीं पूछा जाता है, आर्द्र भूमि क्षेत्रों में पाए जाते हैं अनूप वन। अब कुछ जनजातियों की बात करते हैं भारत की। इसमें आपको गिनी चुनी पता होना चाहिए, जैसे यूपी की है थारू, इसके अलावा बुक्सा है, खरवार है, ये सब। बिहार की सारी पता होना चाहिए, असुर, बिरहोर, खरिया, कोरबा, बिहार की सारी। अब कृषि की बात करते हैं तो मिश्रित कृषि भारत में देखने को मिलती है। और अंतर फसली खेती क्या होती है? एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक अगर आप फसल उगाते हैं। भारत में झूमी जो कृषि है उसके क्षेत्रीय नाम क्या है? जैसे झूम कृषि को उत्तर पूर्व भारत में झूम के नाम से जाना जाता है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है। पामलू जो है मणिपुर में नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अलग अलग जगह अलग अलग इसके नाम है। पश्चिमी घाट में कुमारी नाम है इसका। ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख इस्पात संयंत्र और उनकी स्थापना, जिसमें भिलाई छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से स्थापना। दुर्गपुर पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से स्थापना। और बोकारो झारखंड में है, इस रूस की सहायता से इसकी स्थापना। 1955, 1959, 1959, 1964 समय। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो भारत में कुल सड़क की लंबाई का 2.1% है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, बता चुके हैं। और भारत में कितने रेलवे जोन है? तो टोटल 18 रेलवे जोन है। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 111 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग भी NH4 लिखा हुआ है। NH1 करके है जो हल्दिया से इलाहाबाद करके है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग। तो ये पूरा भारत का भूगोल भी हमारे यहाँ पर समाप्त हो गया। विश्व के भूगोल में ज्यादा चीजें हम नहीं बात करेंगे, जैसे ग्रह वगैरह बात कर लेते हैं, क्योंकि वो तो फिर बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा। इसलिए जो मेन है केवल वही बात करेंगे। ग्रहों का वर्गीकरण आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। आंतरिक को पार्थिव ग्रह कहते हैं, बाह्य को जोवियन ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक में आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य में आते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। और आकार के अनुसार जो घटता क्रम है वो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, इस प्रकार से। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 है। विषुवत वृत्त से किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ताप कटिबंध जो बटे हुए हैं, इसमें बीच में 0 डिग्री अक्षांश होता है, ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है। उससे और ऊपर जाएंगे तो ये आपका उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव वृत्त है। नीचे जाएंगे 23.5 डिग्री तो मकर रेखा है, नीचे दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। और कौन सा कटिबंध आता है? ये बीच वाले ऊर्ज कटिबंध है। नीचे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। ऊपर तरफ जाएंगे तो इसी प्रकार उत्तरी और शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध के रूप में आता है।
देशांतर की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 360 होती है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, अधिकतम दूरी, वो विषुवत रेखा पर होती है। पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी नीला ग्रह कहते हैं। औसत त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी की सतह के 29% भाग पर जो है वो जल देखने को मिलता है, और सतह के 71% भाग पर जल देखने को मिलता है। ये आपका स्थल भाग है और ये जल भाग है। आकार गोलाकार है, ध्रुवों पर चपटी, औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कुछ ज्वालामुखी और उनकी स्थिति की बात कर लेते हैं, जैसे कि विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है, जो फ्यूजियामा है जापान में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में है, और स्ट्राम्बोली जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इटली में है, माउंट पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, और एकांका गुहा जो है आपका अर्जेंटीना में है। बात करते हैं चट्टानों के बारे में, तो आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल क्या होते हैं, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये सब आते हैं ना। किसमें बदलता है, बेसाल्ट आपका शिस्ट में बदलता है, बेसाल्ट आपका शिस्ट में बदलता है, ग्रेनाइट आपका नीस में बदलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अवसादी चट्टानों का जो रूपांतरण होता है, बलुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट में बदलता है, चूना पत्थर आपका संगमरमर में बदलता है, शैल और क्ले स्लेट में बदलता है, और बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट और हीरा में बदलता है, कॉन्ग्लोमेरेट क्वार्टजाइट में बदलता है, चौक आपका जो है वो भी संगमरमर में, डोलोमाइट संगमरमर में बदलता है, लिग्नाइट कोयला एंथ्रेसाइट कोयला में बदलता है। इससे एग्जाम्पल भी याद हो रहे हैं ना, इसलिए इसको बता रहे हैं। इसी प्रकार कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण तो स्लेट किसमें, फाइलाइट में बदलता है, फाइलाइट सिस्टम में बदलता है। गैसों की परसेंटेज आपका पता ही है, नाइट्रोजन की 78.08 है, ऑक्सीजन की 20.95 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों ही पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03 है, और ऑर्गन की जो है 0.93 है। बाकी अन्य में नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जेनॉन, ये सब आ जाती हैं। विश्व के महाद्वीप की बात करें, कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और इनमें से कुछ पर्वत श्रेणियां विश्व की बात करते हैं, जैसे एंडीज पर्वत श्रेणी जो है, सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, एकांका गुहा है। और रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। हिमालय की कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। आल्पस की कौन सी, माउंट ब्लैंक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ऑस्ट्रेलिया में है, कोसियस्को है। अब मरुस्थल की भी बात कर लेते हैं, जैसे एशिया के प्रमुख मरुस्थल में थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, ये दो देखने को मिलते हैं। टकला जो माकन मरुस्थल है, ये चाइना में, ये भी देखने को मिलता है। अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल में कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ये दो प्रमुख देखने को मिलते हैं। उत्तर अमेरिका के देखेंगे मरुस्थल में तो कोलोराडो मरुस्थल है, ये याद रख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो पेंटागोनिया मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है, दोनों ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में देखेंगे तो सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया करके, बस यही। ग्रेट सैंडी गिब्सन भी वैसे देखने को मिल ही जाता है। इनमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है, सबसे बड़ा ये नहीं, हाँ सबसे बड़ा सीधे सीधे याद रखिए मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल तो है ही है। बात करते हैं कुछ घास के मैदान को लेकर जो कि उष्णकटिबंधीय है, जैसे सवाना पूर्वी अफ्रीका में है, सेल्वास अमेजन बेसिन में है, लानोज जो है वेनेजुएला में है, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में है, अब्बास जो है वो ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, इसमें देखने को मिलता है घास के मैदान। इसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखें तो उसमें आपका प्रेरी है उत्तर अमेरिका में, स्टेपीज है यूरेशिया में, पंपास है अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में। अब बात करते हैं वायुमंडल की परतों को लेकर, तो बहिर्मंडल, फिर उसके नीचे आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ऐसे नीचे से ऊपर के क्रम में याद रखना है। 18, 50, 80, 400 किलोमीटर। पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करती है वो ओजोन परत करती है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। उपसौर अपसौर की स्थिति पता होना चाहिए। उपसौर आपका पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है 3 जनवरी को, और अपसौर पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है 4 जुलाई को। ये तारीख भी पता होना चाहिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। वही 22 दिसंबर की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। ये 2 तारीख मेन है। अब बात करते हैं महासागर की, तो आपको पता है सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, फिर अटलांटिक है, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। तो इसमें से जो प्रशांत महासागर है, इसमें जो प्रमुख गर्त हैं वो आपको देखने को मिलता है मेरियाना गर्त, सबसे गहरा गर्त है, 11,033 मीटर करके इसकी गहराई देख रहे हैं, और एक 22 करके है, 11,022 मीटर शायद एनसीईआरटी में, और बाकी इसमें कुछ नहीं।
अटलांटिक अगर महासागर के गर्त की बात करें तो प्यूटोरिको गर्त है, ये बस याद रखिएगा। और अगर हिंद महासागर के गर्त की बात करें तो सुंडा गर्त है, बस इतना ध्यान रखिएगा। सुंडा गर्त के अलावा जावा गर्त भी है, हिंद महासागर के 2 गर्त हैं। गर्त मतलब गहराई, सबसे गहरा बिंदु। फिर बात करते हैं सबसे ज्यादा लवणता को लेकर के, तो सबसे ज्यादा लवणता कई बार पूछी जाती है, टर्की की वान झील में सबसे ज्यादा लवणता है 330%। उसके बाद नंबर आता है मृत सागर का, और उसके बाद आता है सॉल्ट लेक का। तो ये टॉप 3 याद रख सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, नील नदी है। और अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। ये अंतर को दोनों में ध्यान रखिएगा। ये नीचे लिखा भी हुआ है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगजी नदी है। इसका अपवाद क्षेत्र चाइना से है, लंबाई 6300 किलोमीटर। अगर यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वोल्गा नदी है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी नील नदी बताई, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो विक्टोरिया झील से होता है इसका उद्गम। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है वो है कांगो जायरे नदी। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए विश्व के सबसे बड़े द्वीप में, तो आपको ग्रीनलैंड पहले नंबर पे देखने को मिलता है, एक ही मैंने बताया केवल। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। बाकी ये तो पता ही है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। झीलों के संदर्भ में अगर बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी, कैस्पियन सागर झील है। और विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी, तो बैकाल झील है। और विश्व की सबसे ऊंची झील के रूप में टिटिकाका झील जानी जाती है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील जानी जाती है। और सर्वाधिक खारी झील बॉन झील है। और सबसे नीची झील मृत झील है, बस इतना काफी होगा। और 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। जलप्रपात की बात करें, एंजल जलप्रपात पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वेनेजुएला में है। और नदी है चोरुन नदी। नियाग्रा जलप्रपात भी पूछा जाता है, सेंट लॉरेंस नदी है, यूएसए और कनाडा इससे संबंधित देश है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रोगुन नामक बांध है, जो कि तजाकिस्तान में देखने को मिलता है, बक्स नदी पर जो है ये स्थित है। ओसवान बांध भी पूछा जाता है, नील नदी पर है, मिस्र में, इसको भी याद रखिएगा। जल संधियों की अगर बात करें तो जिब्राल्टर पूछी जाती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर जो है इसको संबंधित सागरीय खाड़ी से है। और देश इसका स्पेन और मोरक्को है। एक जिब्राल्टर याद रख सकते हैं। और एक डोवर जल संधि भी है, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल से संबंधित है। कोशिश ये कर रहे हैं कि केवल एक चीज बताएं हम आपको। स्वेज नहर आपको, और पनामा नहर और कील नहर, ये तीनों पता होना चाहिए, किससे किसको जोड़ने का काम करती है संबंधित देश। ये तीनों पता होना चाहिए। जैसे स्वेज नहर है, इसकी ट्रिक होती है स्वा भूला करके। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य आपकी स्वेज नहर है। कील नदी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। और पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। वो भी हमारा पूरा विश्व भूगोल समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं हम हमारे सामान्य विज्ञान, और ये हमारा लास्ट पोर्शन होगा। इसमें हम कोशिश करेंगे बहुत ही कम से कम चीजों को जाने, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। सबसे पहले अगर बात करते हैं मात्रक की लेकर, तो लंबाई का मात्रक मीटर। ये मूल राशि सारी पता होना चाहिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की तीव्रता और ज्योति तीव्रता। मात्रक क्या होते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। ज्यादातर मात्रक से क्वेश्चन बनते हैं, तो मात्रक एक बार जरूर देख लीजिए। जैसे घनत्व का मात्रक आपका किलोग्राम मीटर क्यूब है, वेग का मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, बल का जो है न्यूटन या किलोग्राम है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर करके, कार्य का जूल या न्यूटन मीटर है, ऊर्जा का जूल या न्यूटन मीटर है, समतल कोण का रेडियन है, घन कोण का स्टेरेडियन है, आवेग का न्यूटन गुलाम है, विद्युत आवेश का गुलाम है, आवृत्ति का हर्ट्ज मात्रक है, प्रतिरोध का ओम है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर है, दाब का पास्कल है, उष्मा का कैलोरी है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम है, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है, और ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष की जब बात होते हैं, एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी होती है। एक पारसेक की वैल्यू होती है कितनी, 3 × 10⁻16 मीटर। और अगर प्रकाश वर्ष के अकॉर्डिंग निकालें, 3.262 प्रकाश वर्ष। सदिश राशि, सदिश राशियों का ट्रिक आपको पता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसमें आती कौन सी है, सदिश राशियों में दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, चाल, विभव। और सदिश राशियों में विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, विद्युत आवेग, ये सब। बाकी आपको फॉर्मूला पता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला होता है। चाल आपकी सदिश राशि है, वेग आपकी सदिश राशि है, विस्थापन बटे समय, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और त्वरण का क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, सदिश राशि है त्वरण। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, कि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक समान गति से चल रही है तो तब तक वो वैसे चलती रहेगी जब तक कोई उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसके अन्य नाम क्या है, पहले नियम के जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, ये क्या है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में
बल की जो दिशा है उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। दूसरे नियम पर बेस्ड है ये फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। तीसरा नियम जो है वो क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया। जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना आप पर भी लगेगा। इसका अन्य नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। गति के कारण जो ऊर्जा होती है, और जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो एम जी एच होता है। एम द्रव्यमान, जी त्वरण, एच ऊंचाई। और ये एक तनी हुई कमान और तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा कौन सी? तो स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण नियम तो जानते हैं ना, ऊर्जा बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। कुछ ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण भी पूछे जाते हैं, जिसमें डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और वैद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। बाकी लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। प्रकाश के परावर्तन को तो आप जानते हैं कि किसी सतह से टकराकर वापस जो लौटता है वो प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन के तो नियम भी होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन के नियम होते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल। जैसे कटे हुए हीरे का जगमगाना किस कारण से होता है? मृग तृष्णा या मृग मरीचिका की घटना किस कारण होती है? ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस प्रकार होता है? एंडोस्कोप का कार्य। ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन में होता है वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे अपवर्तन के उदाहरण क्या है? तो जल में डूबी जो छड़ है उसका मुड़ा हुआ प्रतीत होना, तारों का टिमटिमाना, जल में पड़े जो सिक्के हैं उनका अपने वास्तविक जगह से ऊपर दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के उदाहरण होते हैं। और प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलती है और तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है, इस बात को भी याद रख सकते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की अगर बात करें, इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है आकाश का नीला रंग दिखाई देना। अब बात करते हैं दर्पण को लेकर। जब बात करते हैं वर्ण विक्षेपण की, तो प्रकाश भैया जब गुजरता है कोई प्रिज्म से 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का यूज किस में होता है? यूज ही पूछे जाते हैं। दाढ़ी बनाने के शीशे के रूप में, डॉक्टर द्वारा आंख कान गला इसके निरीक्षण में होता है, टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में होता है। उत्तल दर्पण की अगर बात करें, इसका यूज जो साइड मिरर होते हैं उसके रूप में किया जाता है। लेंस के भी टाइप होते हैं। उत्तल लेंस जो होता है उसको अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है? तरंग दैर्ध्य लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, कई बार बता चुके हैं। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापते हैं, फॉर्मूला P बराबर 1/f। बढ़ते हैं हमारे अब अगले टॉपिक की तरफ, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में सबसे पहला तो यही कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कीमिया से हुई है। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कि काला रंग इसके अध्ययन को केमिटेकिंग कहते हैं। यौगिक क्या होते हैं? जब निश्चित अनुपात में आपस में मिले रहते हैं यौगिक, जैसे जल हो गया। मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण में आपका अनिश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, तो ये आपका मिश्रण, और उसमें अंतर हो जाता है। जैसे वायु जो होता है ना, इसमें अनेक गैस है और धूल कण होते हैं, तो वो क्या है? वो मिश्रण है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। समस्थानिक की बात करते हैं। देखिए, जब द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या का प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। समस्थानिक की बात करते हैं तो जिसमें परमाणु जो क्रमांक होते हैं नीचे जो लिखे जाते हैं, परमाणु भार ऊपर लिखे जाते हैं। परमाणु क्रमांक जिनमें बराबर होते हैं उन्हें कहते हैं समस्थानिक, और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसके ये सब 3 अब समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और आपका ट्राइटियम। ये 3 नाम आपको समस्थानिक के रूप में याद होने चाहिए। संभारिक में क्या होता है? जहाँ परमाणु भार बराबर हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, सेम अपोजिट। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इसमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए। नाभिकीय विखंडन का जो है वो परमाणु बम उदाहरण है, और जो नाभिकीय संलयन है वो हाइड्रोजन बम उदाहरण है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी अम्ल क्षार लवण काफी बार बता चुके हैं कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। स्वाद इनका खट्टा होता है। क्षार जो होते हैं, और जिनका जो अम्ल है उनका पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये नीले लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज है तो उसको पीला कर देते हैं। मेन आपका लाल को नीला कर देते हैं, वो याद रख सकते हैं। इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज्यादा होती है। पीएच वैल्यू जानते हैं आप, 0 से 14 के बीच में होती है। पीएच मान 7 है तो वो उदासीन है। अब कुछ अम्ल और उनके स्रोत, जैसे एसिटिक अम्ल में सिरका होता है,
मतलब सिरका से एसिटिक अम्ल है, आंवला खट्टे फल प्याज इन सब में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, संतरा नींबू आदि खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर पालक चीनी चने की पत्ती, दही में लैक्टिक एसिड होता है आपका, चींटी में मेथोनिक और फार्मिक एसिड होता है आपका। और बात करते हैं लवण की, तो अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। जैसे कुछ लवण है उनके यूज की बात करें, NaCl जो है वो नमक के रूप में यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा जो है उसके रूप में, सोडियम कार्बोनेट इन सब के फॉर्मूले भी देखते रहिएगा, तो ये धावन सोडा हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने का सोडा कहते हैं बेकिंग पाउडर हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर आतिशबाजी में यूज होता है, कॉपर सल्फेट कीटाणुनाशक में यूज होता है, फिटकरी का यूज खून बहता है वगैरह उसको रोकने में होता है, चमड़े की रंगाई में भी होता है, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर का उर्वरक या कपड़ों की रंगाई में यूज होता है। फिर बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले की थी, इसमें कितने, तो 7 आपके आवर्त थे और 18 ऊर्ध्वाधर वर्ग, 7 आपके आवर्त और 18 वर्ग, बस इतना पता होना चाहिए। और इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर इसको रखा था। बाकी अगर कुछ अयस्कों की बात करते हैं, जैसे सोडियम जो है वो किससे प्राप्त होता है, साधारण नमक से प्राप्त होता है, पोटेशियम जो है कार्नेलाइट से प्राप्त होता है, मैग्नीशियम कार्नेलाइट मैग्नेसाइट, कैल्शियम जिप्सम से प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम के अयस्क में बॉक्साइड है, डायस्पर है, कारंडम है, टिन तो लेड के गैलेना है, सेरुसाइट है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। कॉपर क्यूपराइट है, मेलेकाइट है, एजुराइट है, सिल्वर जो है अर्जेंटाइट है, आयरन जो है हेमेटाइट है, लिमोनाइट है। इसके अलावा लोहे पर आपसे पूछा जाए जंग लगना किसका उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सिल्वर जो क्लोराइड होता है इसका यूज इसमें किया जाता है, इसको हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, यूज किया जाता है फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में होता है, सिल्वर आयोडाइड का यूज कृत्रिम वर्षा में होता है, और सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं लूनर कॉस्टिक। इसका यूज किया जाता है मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने के लिए। इसके अलावा फलों के रस के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। जो किडनी स्टोन होता है, गुर्दे की पथरी होती है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। सूखी जो बर्फ होती है उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अधिकतर इसमें प्रैक्टिस जो करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है जब केमिस्ट्री या बायो वगैरह है, इसलिए हमने जो ज़्यादा समय दिया है वो स्टार्टिंग में संविधान वगैरह को दिया है। मिश्र धातुओं में अगर बात करते हैं तो पीतल आपको पता है हर जगह पूछी जाती है, पीताजी करके ट्रिक कई बार बताएं, 70% कॉपर और जिंक आपका 30%, कासा Cu88 और SN 12%। और स्टील भी याद रख सकते हैं, मोटर गाड़ी बर्तन बनाने में यूज होता है, और क्या क्या मिश्रण इसमें है, Fe सबसे ज्यादा है इसमें 73%। लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं इसका, जो कि है केमिस्ट्री का ही, कि कौन सी खोज है और किसने खोजा था। जैसे इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, और परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, मोजले ने परमाणु क्रमांक के बारे में बताया था, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी थी, अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था, पीएच जो स्केल होती सोरेनसन ने जो है वो दी थी। कुछ रासायनिक नाम जैसे साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड का होता है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, और सुहागा बोरेक्स को कहते हैं, फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को कहते हैं, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं, और चूने का पानी बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट। बस इतने काफी है। पढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट पोर्शन की तरफ जो है जीव विज्ञान। इसमें हम किन्हीं चुनी जो चीजें रह गई वो बात करेंगे, फिर ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। जो भी लोग वीडियो से बाद में जुड़े हो, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। बोलते बोलते गए थक, पर कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि जैसे भी आपको हेल्प मिल पाए, पर हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं इसके बारे में आगे। तो टर्मेटोलॉजी त्वचा और इसके रोगों के अध्ययन से संबंधित होता है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित होता है, सर्पेटोलॉजी सर्पों के अध्ययन से संबंधित होता है, ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों के अध्ययन से संबंधित होता है, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, पर्वतों का अध्ययन ऑरोलॉजी में किया जाता है। कुछ और जैसे जीव विज्ञान में जैसे सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से होता है, फ्लोरीकल्चर जो है पुष्पों से संबंधित होता है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित, विटीकल्चर अंगूर की खेती, हार्टिकल्चर फल सब्जियां उद्यान जो पादप हैं उनसे संबंधित है, सिल्वीकल्चर जो वनी वृक्ष हैं उनसे संबंधित है। विषाणु की बात करें, खोज कई बार बता चुके हैं, इवानोव्स्की ने की थी, तंबाकू की पत्ती में मोजक रोग के कारण इसकी खोज हुई थी। इससे होने वाले जो रोग हैं, पौधों में जो रोग होते हैं उसमें तंबाकू की पत्तियों में होता है, आलू में मोजक रोग होता है,
केला की पत्तियों में रोग होता है। अगर मनुष्यों में बात करते हैं रोग, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चेचक होता है, पीत ज्वर होता है, पोलियो होता है, खसरा होता है, गलसुआ होता है, रेबीज होता है, मस्तिष्क शोथ, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है, ट्रैकोमा है, डेंगू ज्वर है और एड्स है। सभी के वायरस ब्रैकेट में लिखे हैं, अपने आप से पढ़ लीजिएगा। कवक जो है थैलोफाइटा में आता है। कवक से होने वाले रोग पौधों में जो है, यहाँ पर देखेंगे जिसमें मूंगफली का टिक्का रोग खूब पूछा जाता है, गन्ने का लाल सड़न रोग बहुत पूछा जाता है, ये सब आपके हैं। इधर साइड देखेंगे मनुष्यों में, तो एस्परजिलस रोग है फेफड़ों का, दाद है, मेनिंजाइटिस है, दमा है, गंजापन है, खाज है, ये सब आपके जंतुओं में होते हैं। जीवाणुओं में बात करते हैं, तो जीवाणुओं से होने वाले पशुओं में जो रोग होते हैं, भेड़ में एंथ्रेक्स रोग होता है। और जीवाणु की अगर बात करें तो लाभदायक जीवाणु भी होते हैं, जैसे राइजोबियम होता है लाभदायक भूमि की उर्वरता में, लैक्टोबैसिलस होता है दूध से दही बनने में, एसिटोबैक्टर एसिडिटी सिरका के निर्माण में होता है। कुछ जीवाणु और उनके रोग की बात करते हैं मनुष्यों में, तो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी टिटनेस रोग होता है, काली खांसी होता है, होमोफिस पर्टूसिस तपेदिक है, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा विब्रियो कॉलरी, डिप्थीरिया डिप्थीरी से होता है, प्लेग बैसिलस पेस्टिस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी, कोढ़ या कुष्ठ माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इससे होता है। लाइकेन जो होते हैं ना, वो वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, और शैवाल और कवक दोनों से मिल करके बनते हैं लाइकेन, सजीवता के संबंध को दर्शाते हैं। कुछ पादप हार्मोन की बात करते हैं, जिसमें ऑक्सिन हार्मोन है आपका, एबिसिन हार्मोन वृद्धिरोधी हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में, साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति के रूप में, फ्लोरेजिन्स फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है, एथिलीन गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है, वो पोटोमीटर से मापा जाता है, वाष्पोत्सर्जन। कुछ संघ भी हैं जिसमें संघ आर्थ्रोपोडा ज्यादा पूछा जाता है, तो जिसमें जंतु जल थल और वायु तीनों जगह पर रहते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ, इसमें एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। और उभयचर वर्ग काफी पूछा जाता है, जिसमें कछुआ कई बार आपने देखा है पूछा गया है, तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे रख सकते हैं कौन कौन से इसमें आते हैं। बात करते हैं विटामिन की। विटामिन को लेकर अब तक विटामिन की दो श्रेणियां हैं, जल में घुलनशील बी और सी, और वसा में घुलनशील के ई डी ए, जो चार बचते हैं। पंक ने इसकी खोज की थी 1911 में। विटामिन के रासायनिक नाम जरूर पते होने चाहिए। ए का रेटिनॉल है, और कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, जीरोथैलियमिया भी है, और ये स्रोत बीच में लिखे हैं। विटामिन बी 1 का थायमीन है, बेरी रोग होता है। विटामिन बी 2 का राइबोफ्लेविन है, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। बी 3 का निकोटिनिक अम्ल है, नियासिन भी कहते हैं। पेलग्रा रोग बहुत पूछा जाता है विटामिन बी 3 से। बी 5 पेंटोथेनिक अम्ल, बाल सफेद होना, वृद्धि रुकना। बी 6 का नाम है आपका पायरिडॉक्सिन, एनीमिया रोग होता है, चर्म रोग। विटामिन बी 7 बायोटिन होता है, बालों का झड़ना, लकवा। और विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड होता है, इसका नाम रासायनिक कुंठित वृद्धि या रक्त क्षीणता देखने को मिलती है। विटामिन बी 12 बहुत पूछा जाता है, साइनोकोबालमिन, एनीमिया और पांडु रोग होता है। विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड, स्कर्वी रोग। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ऑस्टियोमलेशिया, सूखा रोग, रिकेट्स कहते हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल, जननांग और पेशियां कमजोर, जनन क्षमता की कमी। विटामिन की के नेप्थोक्विनोन, रक्त का थक्का, ना जमना। अब बात करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र में आहार नाल में जैसे मुखगुआ आता है, जहाँ पर लार और टाइलिन एंजाइम ये सब देखने को मिलते हैं। ग्रास नली आता है, जहाँ पर भोजन को अमाशय में ले जाया जाता है। फिर अमाशय आता है, जहाँ पर HCl प्रोटीन का पाचन और पेप्सिन एंजाइम तीन चीजें होती हैं। और लास्ट में आपका आंत, छोटी आंत बड़ी आंत, जिसमें छोटी आंत में वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाता है, इस तरीके से पाचन हो जाता है। जब लार ग्रंथि पाचन ग्रंथियों की बात करते हैं, तो लार ग्रंथियों में टाइलिन पाया जाता है और लाइसोजाइम पाया जाता है। टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। यकृत में पित्त का उत्पादन होता है, ग्लाइकोजेनेसिस, यूरिया का संश्लेषण, सबसे बड़ी ग्रंथि भी आपकी यकृत ही है। उसके बाद वसा का इमल्सीकरण, वसा का भंडारण पित्ताशय में होता है। पित्त में क्षारीय प्रकृति होती है, पीएच वैल्यू 7.7 होती है। अग्नाशय जो है अग्नाशी रस का संश्लेषण करता है, और यहाँ पर आपका इंसुलिन, ग्लैकोगॉन, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। कुछ आपके एंजाइम भी हैं, जैसे सुक्रोज है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। टाइलिन जो है स्टार्च को पचाता है। माल्टेस माल्टेस उस ग्लूकोज शर्करा में बदलता है। लाइपेज जो है ये आपका एमएलसी कृत वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदलता है। तो ये कुछ हैं जिनको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कंकाल तंत्र की। कंकाल तंत्र जो है अक्षीय कंकाल, उपांगी कंकाल, दो भागों में बटा है। मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां, बाल्यावस्था में 208 हड्डियां, रीढ़ की हड्डी जो है उसमें संख्या 26,
सिर में टोटल आपकी जो हड्डियों की संख्या है वो 29, कपाल में जो है आपकी 8, फेशियल जो है उसमें 14, और उसके अलावा पसलियों की संख्या 24, टोटल 12 जोड़ी, कान में 6 हड्डियां। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर की है, जांघ की। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज है, कान की। और मस्तिष्क और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, और अस्थि से अस्थि को लिगामेंट कहते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है प्रैक्टिस सेट में। श्वसन तंत्र की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। आपको पता है फेफड़ा ही मेन इसमें काम करता है, और अंग आप याद रख सकते हैं, एक नासिका होता है, एक फेफड़ा होता है, इसके अलावा स्वरयंत्र होते हैं, ये सब श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र में तो आपका आंत है, ये बता चुके हैं, छोटी आंत बड़ी आंत ना ऊपर बता चुके हैं। अनपचे जो भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालता है। त्वचा यूरिया में परिवर्तित करके बाहर निकालता है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, और त्वचा जो श्वेत ग्रंथियां होती है उससे पसीने के रूप में बाहर निकालती हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ होता है। अगला है तंत्रिका तंत्र। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो तंत्रिका तंत्र करता है। कार्य क्या होता है इसका, सोचने समझने किसी चीज को याद रखने की क्षमता है, सामंजस्य उसको बैठाना। मस्तिष्क की जब बात होती है तो 3 टाइप के मस्तिष्क देखने को मिलते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक आपका पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है इसमें प्रामस्तिष्क, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस होता है, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। मध्य मस्तिष्क संतुलन और आग की पेशियों को नियंत्रित करता है, और पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम इसमें आता है, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। मॉडुला एम्ब्लागेटा भी आता है। मॉडुला एम्ब्लागेटा जो है वो आपका हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है, रक्तचाप का नियंत्रण करता है, खांसना छींकना उल्टी का नियंत्रण, मतलब अधिकतर जो आप देख रहे हैं अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो सब इसमें आती हैं। ये हम करा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर नहीं उसमें आया था, वो जो प्रैक्टिस करा रहे थे। और जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो आपकी सेरिबैलम में होती हैं, अंतर ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। मेन काम यही होता है कि संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण जो है वो करना। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, दायां और बायां अलिंद और दायां और बायां निलय, इस तरीके से होते हैं। मनुष्य में 72 बार प्रति मिनट स्पंदन होता है हृदय में। बाकी धमनी शिरा को लेकर के बात करें तो धमनी जो होती है वो शरीर रुधिर को शरीर हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऐसे होती हैं, और सिराएं जो होती है वो विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय ले जाती हैं, ये रुधिर को एकत्रित करने का भी काम करती हैं। तो इसमें क्या है, अपवाद फुफ्फुस सिरा, जिसके अतिरिक्त सभी सिराएं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा। रुधिर की पीएच वैल्यू बता चुके हैं, 7.4 होती है। परिसंचरण तंत्र जो है 2 टाइप का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें रुधिर का दाब और कम गति से बहता है, जिसमें तिलचट्टा, कीट, मकड़ी आदि आते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र सभी कशेरुकों में पाया जाता है, रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। ये एग्जाम्पल तिलचट्टा वाला कई बार पूछा गया। बाकी जब मानव रुधिर की बात होती है तो प्लाज्मा 55% होता है, और रुधिराणु जो है वो 45% होते हैं। और इस रुधिराणु में भी प्लेटलेट्स होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो रोगों से लड़ने में हेल्प करते हैं, और RBC भी होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम कहते हैं। और आरबीसी में ही एंटीजन ए और बी होते हैं। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन थे, तो कॉर्ल लैंडस्टीनर थे। बाकी एंटीजन एंटीबॉडी को याद करके यहाँ समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले समझा चुके हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि में बात कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि आपकी आती है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है इसका श्रावण करती है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। भार इसका 0.6 ग्राम होता है। अवट्टु ग्रंथि थायरॉक्सिन जो आपका हार्मोन है इसका प्रमुख है। और अधिवृक्क ग्रंथि भी आपकी आती है, इसी में अंतःस्रावी में थाइमस ग्रंथि भी आती है, अग्नाशय भी आती है। इसके अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं उससे ग्लूकेगॉन और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है। एस्ट्रोजन जो है, अंडाशय जो है एस्ट्रोजन महिला में, प्रोजेस्टेरॉन महिला में गर्भ का निर्धारण करता है। और इस वीडियो का लास्ट हमारा पॉइंट जंतु विज्ञान की शाखाओं के लेकर के। रुधिर वर्ग जैसे कॉर्ड लैंडस्टीनर ने खोजा, जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच है, अनुवांशिकी जे मंडल, जे मंडल, जंतु विज्ञान अरस्तु, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेट्स, सूक्ष्म जैविकी लुई पाश्चर, आधुनिक आनुवांशिकी मुलर है, वार्गिकी जो है कैरोलस लीनियस है, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर है, और उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रीज है। पूरा हमारा कोर्स समाप्त हो गया। बाकी कंप्यूटर वगैरह इसमें नहीं करा रहे हैं, या फिर करंट अफेयर वगैरह, वो तो हमारे अलग से जीके वाले पोर्शन में हम करा चुके हैं, वो आप अलग से रिवाइज कर सकते हैं। ईवीएस मैंने पहले ही कह दिया था कि आप अलग से पढ़ लीजिएगा, जो एनसीईआरटी वगैरह का आपने पहले पढ़ रखी है सीटेट वगैरह के लिए, वो काफ़ी होगी। इसके अलावा सभी को पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। 2 क्वेश्चन हम आपसे भी पूछ रहे हैं
एक सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और एक सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर, और पेपर जो है जब भी हो जाए टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहां पर आप भेज दीजिएगा ताकि उसका सॉल्यूशन जो है वो कराया जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।